process of finalizing the plan. Popularly recently Ghatkopar West is appointed for self-care development in this project. यहाँ पे भी उनके प्लान दिए गए हैं उनको बना के प्लानिंग कन्वर्सेशन स्टेज पे है प्रोजेक्ट. कार्यक्रम पूरा टीमवर्क मनाज वेस्ट मनाज दक्षिण इसके साथ ही है मनाज अपार्टमेंट के दोनों प्रोजेक्ट सेम प्लॉट पे है. तो दोनों मिला के टोटल मेंबर्स गो टू अराउंड 120 मेंबर्स. बड़ा प्रोजेक्ट है एंड डेवलपमेंट यस जोन प्रोग्राम ये है कार्तिकी में. यहाँ पे भी सोसाइटी माड़ा प्लॉट तीनों का जो स्टेज है इधर का स्टेज लेवल पे नीचे तो ओल्ड डेवलपर पुराने डेवलपर को कंटिन्यू करके हम प्रोजेक्ट करने में जाने का डिसीजन लिया. तो वाले प्लान करके जैसे बात तो वेलकम एवरीवन. टफकॉन स्वनिर्माण आज फिर से आपके लिए लेके आया है वेबिनार ऑन सेल्फ डेवलपमेंट नॉलेज सीरीज. ये हमारा 4th वेबिनार है एंड दीज आर लाइव वेबिनार्स ओनली फॉर यू, ताकि हम आपको घर बैठे ये नॉलेज आपके पास लेके आ सके रिगार्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट. हमने हमारे वेबिनार्स का जो सीरीज है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था एंड 25 अप्रैल तक ये सीरीज है. ये हम शाम को 5 बजे करते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज गैप फंडिंग, देन लीगल, ऑल्सो अकाउंटिंग एंड टैक्स गाइडेंस. तो ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड इस टॉपिक को इतना प्रॉपरली या इन डिटेल स्पेशली ब्रिज गैप फंडिंग के टॉपिक को इन डिटेल कहीं पे भी एड्रेस नहीं किया गया है. तो आज हमने ये अपॉर्चुनिटी लिया है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको गाइड कर सके कि ब्रिज गैप फंडिंग से रिलेटेड आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं एंड कैसे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट आप सबको पता है क्या करना है. यू हैव टू राइट यस. अगर आप मुझे सुन सकते हैं प्लीज राइट यस. आई एम नुपुर गायतोंडे, डायरेक्टर इन टफकॉन्स. अगर आप मुझे सुन सक रहे हैं देन प्लीज राइट यस. दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड. ओके. ऑल्सो आज के हमारे वेबिनार के गेस्ट स्पीकर्स है सीए जयेश गोगरी, डायरेक्टर इन जीएससी इन टाइम, एंड एडवोकेट देवांशी जोशी एंड एडवोकेट विश्वजीत मुखर्जी. तो हमारा जो पूरा पैनल है जहाँ पे हम आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन.
पूरा जो वेबिनार है, द सीरीज ऑफ वेबिनार आर ऑर्गेनाइज्ड बाय टफकॉन स्वनिर्माण इन एसोसिएशन विद जीएससी इन टाइम एंड पावर्ड बाय बी राइट रियल एस्टेट वेंचर्स। बी राइट अपना स्पेशलाइजेशन रखता है इन वर्किंग एज अ डेवलपमेंट मैनेजर फॉर प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है, अटके हुए प्रोजेक्ट्स है, उन पे जो पॉज बटन लगा हुआ है, वो पॉज बटन को हटा के उसको रीस्टार्ट करना प्रोजेक्ट को और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना, इसमें भी इनका स्पेशलाइजेशन है। सो बिफोर वी स्टार्ट एवरीवन, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड इसे अभी के अभी शेयर कीजिए, ताकि अभी जितने व्यूज है, आई वुड लाइक कि हमारे व्यूज बढ़े, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। प्रीवियस भी जो वेबिनार्स हुए हमारे 3, उसमें हमको बहुत ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला है। हमारे व्यूज 3000 3,500 भी क्रॉस कर चुके हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर शेयर्स। तो प्लीज इसे शेयर कीजिए अभी। ऑल्सो आपके क्वेश्चन आंसर्स आप आपके कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, आपके जो भी सवाल है। हाउएवर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते। सो इसीलिए हमने इस बार एक व्हाट्सएप नंबर भी रखा है जिसपे आप आपके क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो। तो ये नंबर आप अभी सेव कर लीजिए, दैट इज 9987539649। आप इसे अभी सेव कर लीजिए और इस पे आप व्हाट्सएप पे आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो जब हमारा पूरा पैनल साथ में होगा, हम आपके सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली ले पाएंगे। सो प्लीज सेव दिस नंबर and all the question answers will be taken after the presentation. I can see many people coming in. Yes, please welcome everyone जो अभी late आए हैं. Welcome, so welcome. Tafcons welcomes you all. And ये नंबर में फिर से सेव कर लीजिए एंड इस पे आपको आपके कमेंट, यू कैन पोस्ट इट इन कमेंट सेक्शन। पर डिस्क्लेमर कि ये जो वेबिनार है ये हमने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए रखा है, और इसमें जो भी व्यूज है, दोज आर माय व्यूज एंड माय कोर्स स्पीकर्स व्यूज। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे सके थ्रू दीज वेबिनार्स। फिर भी ये एक वास्ट टॉपिक है एंड बहुत सारी चीजें केस टू केस बेसिस पे भी चेंज होती है। सो स्पेसिफिक केस टू केस, मतलब स्पेसिफिक आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके केस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए वी हैव टू पर्सनली मीट एंड टॉक। हमको पर्सनली समझना होगा आपका क्या लीगल स्टैंडिंग है या क्या बेसिकली प्रोसेस चल रहा है आपके प्रोजेक्ट में। पर अगर आपके जनरलाइज्ड क्वेश्चंस है जो टोटल जनरल सेल्फ डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, देन यू कैन प्लीज पोस्ट इट इन दिस फोरम, पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल्सो आपको पता है हमारे वेबिनार में हम एक हमारा एक्टिविटी होता है, दैट इज द स्पेशलाइजेशन। सो प्लीज अगर आपको याद होगा हमारे प्रीवियस वेबिनार में हमने आपको कहा था कि कीज लेके आइए। सो नाउ बिफोर आई स्टार्ट, अभी आप जाइए, यू गेट द कीज। एंड पिछली बार हमने कहा था कि प्लीज कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू एंड उस पे आपने अपने जो आपने विजुअलाइज किया है आपका रीडेवलप्ड हाउस, उसका ड्राइंग बनाया था। सो गेट दैट, वो आप साथ में लेके बैठिए, वी विल टेल यू उसके साथ हमको क्या करना है आगे। सो प्लीज गेट द कीज, गेट योर पेन पेपर एंड योर ड्राइंग। आज के वेबिनार में हम क्या क्या कवर करेंगे, सो दैट इज द लीगल प्रोसीजर्स एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन, रेरा, accounting and tax guidance, and society self funding options, plus bridge gap funding and seed फंडिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम मेजरली आज कवर कर रहे हैं। ब्रिज गैप फंडिंग या सेल्फ फंडिंग, क्योंकि इतने दिन हम बात प्लानिंग, एफएसआई, मुंबई बैंक लोन पॉलिसी एंड बहुत सारे क्वेश्चन फॉरन हो रहे थे। तो जो 1 एफएसआई आईओडी लाने तक का खर्चा है वो सोसाइटी को खुद को बेयर करना है, खुद को अरेंज करना है। सो दिस एक्सपेंस सोसाइटी हैज टू अरेंज ईदर खुद के फंडिंग से, सेल्फ कंट्रीब्यूशन से, एंड अगर सेल्फ कंट्रीब्यूशन ना कर पाए तो ब्रिज गैप फंडिंग से। तो हाउ कैन यू डू इट, एंड सोसाइटीज एक्चुअल में जो सेल्फ डेवलपमेंट में गई है उन्होंने क्या किया और किस तरीके से अपने फंड्स लाए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको आज के वेबिनार में बताऊंगी। और आपको मैं एक और चीज बहुत गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आज हम जो बता रहे हैं दैट इज एन आई ओपनर फॉर एवरीवन। सेल्फ डेवलपमेंट में जाने का सोचने वाले, जाने का सोच जो सोसाइटी सोच रही है उनके लिए आज का वेबिनार इज गोइंग टू बी लर्न। बहुत सारी चीजें की रिगार्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट वो आज 100% दूर हो जाएगी, इसका मैं गारंटी ले सकती हूँ।
पुरानी बिल्डिंग है एंड समवेयर अगर डेवलपमेंट में जाने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बिल्डिंग भी उतनी ही पुरानी हो रही है, डिलैपिडेटेड है एंड इट इज उसके जैसे वहाँ पे लीकेजेस क्रैक्स हो रहे हैं एंड जो हमारा जो मेंबर्स है सोसाइटी के विच इज द सीनियर सिटीजन मेंबर्स, उनको बहुत दिक्कतें आती है ऊपर नीचे चढ़ने में बिकॉज हमारे 3-4 माले की जो बिल्डिंग है उसको लिफ्ट्स नहीं होती. सो टू टेक केयर ऑफ द क्रैक्स इनिशियली जब हम सोचते हैं तो फर्स्ट वी थिंक ऑफ रिपेयर्स कि हम बिल्डिंग को रिपेयर्स में निकालते हैं, विल डू मेजर रिपेयर्स एंड विल स्पेंड फॉर दैट. बट रिपेयर इज नॉट अ वन टाइम थिंग. अगर आप आज भी रिपेयर करते हो तो भी आने वाले 3 या 5 साल में आपको फिर से बिल्डिंग रिपेयर मांगेगी. तो इट इज नॉट देयर, देन व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन विथ यू? तो अगला ऑप्शन हो जाता है आपके पास रीडेवलपमेंट का. तो रीडेवलपमेंट में यू हैव 2 टाइप्स. वन इज विद अ बिल्डर जहाँ पे आप एक बिल्डर को अपॉइंट करते हो और वो पूरा फंडिंग लगा के पैसे लगा के आपका पूरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाता है. या तो सेल्फ है जहाँ पे आपको इनिशियल फंड खुद डालने हैं एंड बाकी जो मेजर कंपोनेंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, उसके लिए फंडिंग आता है फ्रॉम मुंबई बैंक. अभी एक और चीज मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जब आप रिपेयर्स में जाने का सोचते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम पे सोसाइटी पूरा कंट्रीब्यूशन निकालती है, मेजर रिपेयर्स का कॉस्ट खर्चा करती है एंड फिर खुद की सोसाइटी का रिपेयर्स करती है. लेकिन जब आपको इनिशियल फंडिंग की बात आती है कि आपको इनिशियल 1 FSI IOD का खर्चा करना है, तब सोसाइटीज बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वी आर ऑल सीनियर सिटीजन, वी आर ऑल मिडिल क्लास फैमिलीज. डू यू नो वन थिंग कि आप अगर मेजर रिपेयर्स कर रहे हो अपने बिल्डिंग में तो उसका जो खर्चा आएगा लगभग आपका उतना ही खर्चा आएगा जब आप 1 FSI IOD के लिए प्रोक्योर करने जाओगे. मोर और लेस अ लैक्स हियर एंड देयर, पर मोर और लेस आपका खर्चा उतना ही आएगा. तो अगर आप रिपेयर्स मेजर रिपेयर्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आप सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो. कीप दिस इन माइंड. तो डेवलपर अपॉइंटमेंट के लिए 79A के रेगुलेशंस है, दैट इज द MCS एक्ट, उसके रेगुलेशंस है, वो हमें बताते हैं क्या प्रोसेस होना चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट में एक बिल्डर को अपॉइंट करने का. एंड इसको अपॉइंट करने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज आगे बढ़े हैं एंड स्टिल देयर आर सम प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट नहीं हुए हैं या कंप्लीशन की तरफ नहीं बढ़े हैं, आधे पे रुक गए हैं या डेवलपर्स हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर. तो अगर अभी आपको नहीं बढ़ना है सोसाइटी को आगे तो इफ यू हैव टू टर्मिनेट डिसकंटिन्यू डेवलपर, तो 79A गाइडलाइंस में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आपको बताएगा कि आप इस तरीके से एक डेवलपर को टर्मिनेट कर सकते हैं. एंड फॉर दैट यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट जिसमें आपका टाइम एंड मनी ये दोनों एफर्ट्स लग जाते हैं. ऑल्सो ये जो प्रोजेक्ट्स अटके हैं आज 5800 प्रोजेक्ट जो हम बोलते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 फैमिलीज आ जाती है, तो ये किस वजह से अटके हैं? तो हमने देखा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हुए अप्रूवल्स नहीं थे इन प्रोजेक्ट्स के पास and second was shortage of funds. So how did this happen? Because redevelopment was a very lucrative market. redevelopment developers के लिए जहाँ पे अगर आज 100 रुपए लगाते थे, because तभी जब 100 रुपए लगाते थे तो उनको 1000 रुपए मिलते थे रिटर्न में. फिर एक टाइम आया जहाँ पे 100 रुपए पे सिर्फ 100 रुपए मिलने लगे, फिर भी इट वॉज अ वेरी गुड रिस्क एंड रिटर्न का जो कॉम्बिनेशन उसमें अच्छा था. पर आज के दिन पे खर्चे इतने बढ़ गए हैं, MCGM के प्रीमियम्स इतने बढ़ गए हैं and proportionately market rate उतना शूट अप नहीं हुआ जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन था डेवलपर वो कहीं पे तो घट गया है. तो अगर डेवलपर को एक अच्छा खासा मार्जिन नहीं मिलेगा काम करने को तो हाउ विल ही बी एनकरेज टू डू अवर प्रोजेक्ट? बिकॉज हर एक एवरीवन इज अ बिजनेसमैन एंड बिजनेसमैन को प्रॉफिट चाहिए उसका काम करने के लिए, राइट? सो इस तरीके से आज ऐसे भी प्रोजेक्ट्स है जिसके विजिबिलिटी नेगेटिव में जा रहे हैं, वेर आपके फिर ऑफर्स रिवाइज हो जाते हैं, एडिशनल एरिया जो आपको मिलने वाला था वो रिवाइज हो जाता है. तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स अटके हैं इनमें ये 2 चीजें कॉमन देखी गई थी, क्योंकि अप्रूवल्स पहले ऐसे नॉर्मली ये हुआ करता था कि आप अपना घर वेकेट करते हो, उसके बाद जो परमिशंस लाए जाते हैं नई बिल्डिंग बांधने के वो होते हैं अप टू 2 फ्लोर्स. वंस 2 फ्लोर्स आर कंप्लीटेड फिर और 4 माले का परमिशन. तो ऐसे करके फेजेस में परमिशन. उसमें अगर डंपिंग ग्राउंड इश्यू आ जाता था या कोई और रेगुलेशन चेंज आ गया तो आपको प्रोजेक्ट रुक जाता था. फिर वंस द स्टे इज रेज्ड आपको फिर से फंड्स पंपिंग करके वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना है. वो टाइम पे आपके पास फंड्स नहीं है, फंड्स का शॉर्टेज है. तो मेजरली अगर आपका प्रोजेक्ट रुकता है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट अटकता है तो उसके 2 कारण होते हैं. फुल अप्रूवल्स आर नॉट टेकन एंड सेकंड इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स. अभी जब हम सेल्फ रीडेवलपमेंट की बात करते हैं, ये जो 2 पॉइंट्स है यही हमारे स्ट्रेंथ्स है. व्हाई? क्योंकि जब आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं बैंक आपको
गिव्स यू अप्रूवल्स, बैंक आपको बोलती है कि पहले आप फुल अप्रूवल्स लो, पूरा प्रीमियम भरो, वो आपको डिसबर्समेंट देगी कि पहले आपको बीएमसी में जाके प्रीमियम भरना है, माड़ा में प्रीमियम भरने हैं, टीडीआर लोड करना है, एंड उसी के बाद आपको घर अपना वेकेट करना है। ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ फंड्स की बात यहाँ पे नहीं आएगी बिकॉज हमारे पास फुल प्रोजेक्ट फंडिंग है। तो इस तरीके से ये दोनों बातें सेल्फ रीडेवलपमेंट में आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है। एंड मुंबई बैंक विल फंड ओनली रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटीज इन मुंबई। तो हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है फ्रॉम लैंड ओनर्स की हमारा लैंड ओनरशिप का प्रोजेक्ट मुंबई बैंक करेगी क्या, या कमर्शियल बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, उनको सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना है तो मुंबई बैंक फंड करेगी क्या। आउट ऑफ मुंबई लाइक दहीसर से आगे, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ मुंबई, तो दहीसर से आगे, मुलुंड से आगे, मानकुट से वो साइड में, सो वाशी वगैरह, वाशी, देन देयर इज डोंबिवली, कल्याण, तो ये सारे एरियाज, मीरा रोड, दिस कम इन मुंबई। इसीलिए मुंबई बैंक वहां के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड नहीं करती। चीज ध्यान में रखिए कि मुंबई बैंक सिर्फ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को ही सेल्फ डेवलपमेंट में फंड करती है। एंड इतना होते हुए भी मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आपका जो मेन 2 रीजंस है प्रोजेक्ट ना होने के, वो आपके कवर हो जाते हैं। फिर भी लोगों के मन में बहुत डर है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि एक तो लैंड मॉर्गेज हो जाएगा, बहुत लोग बोलते हैं लैंड मॉर्गेज होगा, लैंड मॉर्गेज होगा, अगर हम लोन रीपे नहीं कर पाए तो लैंड कैसे छुड़ाएंगे, तो हम लोन रीपे क्यों नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रॉम द डे व्हेन वी आर स्टार्टिंग, जब हम बोल रहे हैं कि हमारा फीजिबिलिटी रिपोर्ट शुड बी प्रॉपर, ऑल द कॉस्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली। ऑल्सो कैन एवरीवन हियर मी? प्लीज से यस, क्योंकि आई थिंक थोड़ा वॉइस लैग आ गया था। सुनाई दे रहा है सबको क्लियरली? आई होप एवरीवन कैन हियर मी हियर। ठीक है, ओके। स्टिल आई वुड आस्क पीपल एटलीस्ट जब तक मेरा वॉइस स्टेबल नहीं हो जाता कि आप एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर कीजिए, तब तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड इनफैक्ट आपको बोलते बोलते मैं खुद भूल जाती हूँ लाइक एंड शेयर करना, तो इवन आई विल डू द शेयरिंग राइट नाउ ऑन माई फोन। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं आप सबको बोलती रहती हूँ टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, बट मैं खुद ही भूल जाती हूँ। सो यस, लेट्स मूव ऑन। कि एक है लैंड मॉर्गेज, सबको डर लगा रहता है कि लैंड मॉर्गेज नहीं हो पाएगा, देन हाउ कैन वी हाउ कैन वी हमारा लैंड, एक ही जो लैंड है हमारा घर है तो वो चला जाएगा, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपका प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं होगा? अगर आप पूरे अप्रूवल्स लेके ही वेकेट कर रहे हो और आपके पास पूरा फंड्स है, सो देयर इज नो चांस कि आपका लोन रीपे ना हो। सेकेंडली उनको लगता है कि सेल्स नहीं होगा, दे फील कि सेल ऑफ फ्लैट माइट नॉट हैपन। सो ये चीज बहुत मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आप जो भी लोग देख रहे हैं, आप में से जिसको भी लगता है कि सेल नहीं होने की वजह से प्रोजेक्ट रुकेगा, तो आप रीडेवलपमेंट में जा ही नहीं सकते। आप ना बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट में जा सकते हो, ना आप सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा सकते हो। बिकॉज बिल्डर भी रीडेवलपमेंट तभी कर पाएगा जब वो सेल से अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकाल पाएगा। सेल्स इज द ऑक्सीजन ऑफ अ प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट का ऑक्सीजन होता है आपका जो सेल फ्लैट है वो, एंड अगर वो नहीं हो सकता तो कोई भी टाइप ऑफ रीडेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि सेल ऑफ फ्लैट इज बाउंड टू हैपन, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आप जहां पे रह रहे हैं इतने सालों से, वहां पे आजू बाजू में इतनी सारी बिल्डिंगें हैं, क्या वहां पे कोई भी फ्लैट का रीसेल नहीं हुआ है? हुआ है ना। पीपल हैव लेफ्ट, न्यू पीपल हैव कम, लोगों ने फ्लैट्स खरीदे हैं। तो इस तरीके से वहां पे सेल का हिस्ट्री है ऑलरेडी। इसीलिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सेल्स बिकॉज सेल ऑफ फ्लैट हैपेंस विद द राइट प्राइसिंग एंड द राइट टाइप ऑफ प्लान। नेक्स्ट इज लीगल एंड रेरा। लोगों को लगता है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट में जाएंगे तो सोसाइटी के ऊपर रेरा के इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं या लीगल इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं। इम्प्लीकेशंस कब आते हैं? आपको पनिशमेंट कब मिलता है? जब आप कोई गलती करते हो। तो वी हैव टू सी टू इट कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, हम जब अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि कहीं पे भी हम
कोई गलती नहीं करे या कहीं पे भी हम कोई रूल या रेगुलेशन स्किप ना करे। जब आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हो, बहुत सारी प्रोसीजर्स है जो फिक्स्ड प्रोसीजर्स है, उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, आपको उस फ्रेमवर्क में ही काम करना है। एंड वो फ्रेमवर्क आपको गाइड करने के लिए हम लोग है, वी आर देयर, योर सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट है जो आपको सही से गाइड करेगा। अगर हम वो फ्रेमवर्क से जाते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, तो ये चीज वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ लीगल इम्प्लीकेशंस। एंड वन मोर वरी एंड वेरी बिग वरी, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये पिछले 3 वेबिनार में हम लोग को कंटिन्यूसली लोगों ने यही सवाल पूछे हैं कि कोई और बैंक क्यों नहीं आ रही, सिर्फ मुंबई बैंक क्यों सेल्फ डेवलपमेंट कर रही है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका रिक्वायरमेंट सेल्फ डेवलप है और आज एक बैंक है जो आपको फंड कर रही है, देन व्हाई डू यू हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। आपको अगर ये लगता होगा कि हमारा पूरा डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही बैंक के ऊपर है, तभी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपना घर खाली नहीं कर रहे। उसके पहले आपको न्यू बिल्डिंग बनाने के जो पूरे अप्रूवल्स है, बीएमसी में फीस भरने हैं, टीडीआर परचेज करना है, ये सब चीजों के लिए बैंक अपना कमिटमेंट दे रही है, बैंक डिसबर्समेंट भी दे रही है। तो जब तक आपके पूरे अप्रूवल्स आ जाएंगे तब तक आप अपने घर पे ही रहोगे। तो अराउंड आपका जो टोटल सैंक्शन अमाउंट रहेगा उसमें से 40% ऑलरेडी बैंक आपको दे चुकी होगी। सिर्फ काम बाद में बचता है, वो है कॉन्ट्रैक्टर का। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम के लिए अगर आपको फीस का टेंशन है कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल्स का, तो कॉन्ट्रैक्टर तो आपको बार्टर पे भी वर्क करने वाले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे जो अगेंस्ट सेल कंपोनेंट आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करके देंगे। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। कि एक और वन मोर कि लोगों को लगता है कि मुंबई बैंक के पास अगर हमारा प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, अगर हमारे पास कोई बिल्डर नहीं आ रहा, देन वी विल गो फॉर सेल्फ redevelopment। सेल्फ redevelopment scheme which Mumbai Bank has bought, it is not a charity। वो चैरिटी नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल नहीं है तो आपको मुंबई बैंक, अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल नहीं है तो आपको मुंबई बैंक लोन नहीं देगी। आपका मुंबई बैंक से लोन सैंक्शन होने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है, एक, आपका प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए। सेकंड, आपका प्रॉफिट बफर होना चाहिए प्रोजेक्ट में, प्रॉपर प्रॉफिट बफर होना चाहिए। एंड देयर शुड बी लो रिस्क, आपके प्रोजेक्ट का रिस्क शुड बी लो। तो ओवरऑल अगर हम क्लासिफाई करें, अगर आपको लग रहा है कि देयर इज अ रिस्क, देन देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ रिस्क इन अ प्रोजेक्ट। तो एक है सेल ऑफ फ्लैट। आज के भी सिनेरियो में ऐसा कोई भी एक्सपर्ट नहीं है जो बोल रहा है कि सेल ऑफ फ्लैट नहीं हो सकता। लोग बोल रहे हैं कि माइट बी बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन सेल्स शायद थोड़े कम हो जाए, बट सेल नहीं होगा ऐसे कोई नहीं बोल रहा। क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है वहां पे हम सबको ये पता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स आवर एसेट विल बी आवर होम। एवरीवन हियर इज अ होम बायर एंड इट इज इनटू आवर कल्चर कि हमको घर लेना है। इसीलिए जो डिमांड है ऑफ अ होम ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी इसमें लैक नहीं आएगा। ऑल्सो आप ये समझिए कि आपका एरिया है जहाँ पे आप इतने साल से रह रहे हो, वहाँ पे एक अच्छी रेसिडेंशियल कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, वहां पे भी अगेन देयर वोंट बी अ लैग इन द सेल्स ऑफ फ्लैट। और ये जो सिनेरियो है कोविड-19, उसमें भी एक बहुत पॉजिटिव चीज ये हुई है कि एक ऐसी सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंसी है जिसने ये कोविड-19 के सिनेरियो में भी सेल्स किए हैं। सो इट इज पॉसिबल एंड इट कैन बी डन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज रिपोजेशन। अगर आपको डर लगता है कि हमारा घर हमको रिपोजेशन टाइम पे नहीं मिलेगा या नहीं बनेगा, तो आप ये समझिए कि अगर आपके सेल्स भी लेट हो रहे हैं, फिर भी मुंबई बैंक का जो फंड्स का बैकअप है उससे आपका प्रोजेक्ट कभी रुकेगा नहीं। विद इन टाइम आपका नया बिल्डिंग बनेगा, आपका ओसी आएगा एंड यू कैन गेट द रिपोजेशन ऑफ योर होम्स इन दैट गिवन टाइम। सो हाउ डू वी टेक द प्रिकॉशन कि अभी अगर हम कोरोना में है, हम जब बाहर जाते हैं तो हम मास्क पहनते हैं, हम ग्लव्स पहनते हैं, बाहर से आने के बाद हम वी आर वॉशिंग आवर हैंड। तो इन दिस वे वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस। अगर मैं ग्लव्स ना पहनूं, मास्क ना पहनूं और मैं बाहर जाऊं एंड एक्सपोज हो जाऊं, पब्लिकली घूमूं, तो आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू द रिस्क। इसी तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट भी हमको पता है क्या रिस्क है एंड उससे बचने के लिए वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस। एंड ये प्रिकॉशंस आपको कौन बताएगा? दिस विल बी टोल्ड टू यू बाय योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट, आपका पीएमसी एंड ऑल्सो बाय मुंबई बैंक। तो क्या आपको प्रिकॉशन है इन सेल्फ डेवलपमेंट? एक, जो आपका प्रोजेक्ट का सेल रेट है, यू हैव टू सी टू इट दैट द सेल रेट को आप डिस्काउंटिंग करके ले। आपको समझना है रिक्वायरमेंट, मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है एंड यू टू कीप अ हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन बफर। एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन का आपको बफर रखना है आपके प्रोजेक्ट में। एंड रियलिस्टिक अप्रोच फॉर एडिशनल
ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी कंसल्टेंट आपको आके कोई ऑफर नहीं दे सकता इन सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि जो आपके प्रोजेक्ट में है, जो आपके प्रोजेक्ट में डुएबल है, जो वायबल है, वो ही कैलकुलेट करके हम आपको बता सकते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज ये सोचती है कि पीएमसी अपॉइंटमेंट इज डिपेंड ऑन जो डेवलपर जो कंसल्टेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसे सिलेक्ट करती है कि जो पीएमसी हमको सबसे ज्यादा एडिशनल एरिया निकाल के देगा हम उसे अपॉइंट करेंगे। बहुत जगह पे उसी वजह से हम अपॉइंट नहीं हुए हैं, बट ये एक सोच बहुत गलत है। हम वी आर लाइक डॉक्टर्स इन सेल्फ डेवलपमेंट, हम डॉक्टर्स हैं, हम आपको दवाई देंगे डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर सबको सेम टाइप की दवाई नहीं देता, वो वही दवाई देगा कि आपको आपका क्या प्रॉब्लम है और आपको किस तरीके से क्योर करना है या सक्सेसफुली आगे लेके जाना है। तो इस तरीके से एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखना है आपको फॉर एडिशनल एरिया। एंड इसीलिए जो हम आपको इतने दिनों से समझा रहे हैं, यू हैव टू हैव अ गोल, यू हैव टू गोल सेंटरिंग, क्योंकि आपका फर्स्ट गोल है आपका खुद का सरप्लस फंड। तो दिस इज एन एडिशन टू योर ओन हाउस, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। So again, I would ask you to take your keys in your hand and pen and paper and जो आपने घर ड्रॉ किया था, क्योंकि अभी नयन सर आएंगे एंड नयन सर विल टेक ओवर एंड ही इज गोइंग टू मेक यू डू एक्टिविटी। Thank you, Nupur. Nayan sir? Yes, thank you, Nupur. And welcome everyone here. So this is now my time, and this is relating. अभी जो Nupur ने बात किया, I was just looking at a lot of messages coming on. So this is the point we were like to today clear. हमको ये point एक थोड़ा convey करना था कि जो हमारा mindset है, basically my today all what I'll talk is about only the mindset basically. तो self redevelopment में what are the redevelopment में हमारे पास options क्या हैं and लोगों के questions क्या क्या आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए ये लीगल एंड अकाउंटिंग में इसको कैसे इसको इनपुट किया जाए, इस वजह से हमने ये पूरा आज सेमिनार है। एंड दिस इज द वाइड वेयर वी हैव ट्राइड, इसको ट्राई करने का हमने वी हैव ट्राइड इट कि इसको हम कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करें एंड हाउ पीपल विल कन्वे, पीपल को लोगों को कैसे समझ में आए कि उनकी नॉर्मल लैंग्वेज में उनको समझ में आए। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा पहले एक स्टोरी से, जस्ट एक छोटी स्टोरी ले लेते हैं। तो स्टोरी में एक समझो कि एलिफेंट है। नाउ यू बिलीव कि हम लोग एलिफेंट को अगर हम देखते हैं तो व्हाट वी थिंक अबाउट एलिफेंट, कि एलिफेंट एक बहुत स्ट्रांग एनिमल है। इज इट राइट? अगर आप बिलीव करते हैं तो कैन से यस। तो ऑन द अर्थ इज वन ऑफ द strongest elephant, mean the strongest animal in on the earth. Yes, is it right? So yes, put yes and so I can go ahead. So सबसे पहले कि elephant है, तो elephant ये is the strongest animal right now. The same thing, अभी एक आदमी है जो एक सर्कस में जाता है, सर्कस में वहां पे देखता है कि वहां पे एक एलिफेंट है, वो एक छोटे रोप से बंधा हुआ है, मतलब एक जायंट एलिफेंट है कि जो सिर्फ एक रोप से बंधा हुआ है, एक स्मॉल रोप है उससे वो बंधा हुआ है, फिर भी वो आगे नहीं जा पा रहा है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? तो उसको ख्याल में रहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है करके, तो वाई ही आस्क्ड दैट। तो वहां पे जो सर्कस का जो मेन ओनर रहता है उसको वो पूछता है कि ये इतना बड़ा हाथी है एंड हाउ इसकी वो एक छोटे से ग्रुप से कैसे बंधा हुआ है। तो उसको जो मालिक है, सर्कस का मालिक है, वो उसको बोलता है कि ये जब एलिफेंट छोटा था, एकदम यंग स्मॉल एंड रिलेटिवली वीक, मतलब अभी जो स्ट्रांग है उतना स्ट्रांग नहीं था तभी जब बचपन में था उसमें, तो उसको हम लोग जकड़ के रखते थे, उसको ये बांध के रखते थे इसमें। तो वो उसको बांधने के तभी वो कोशिश करता था, बहुत कोशिश करता था कि वो मैं रोप तोड़ के चला जाऊं, मतलब लेकिन वो तभी छोटा था, उसमें रिलेटिवली वीक था, तो वो रोप तोड़ के नहीं जा पा रहा था। वो टाइम पे वो बहुत कोशिश कर रहा था। तो ये कोशिश करते करते जब वो डेवलप हो गया, वो बड़ा होते गया, तो ये बड़ा होते गया, तो उसके ये दिमाग में बैठ गया कि मैं अभी ये नहीं तोड़ सकता हूँ, ये रोप नहीं तोड़ सकता हूँ। तो आज भी ये बड़ा होने के बाद में ये जो आज रोप है वो ये रोप को तोड़ नहीं पा रहा है। तो आज ये कंडीशन, मतलब ये उसको सब बना गया है और उसकी वो बिलीफ बन गई, मतलब जो रोप है वो उसकी बिलीफ बन गई कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो तोड़ने का स्ट्रेंथ नहीं है, वो रोप तोड़ने का स्ट्रेंथ नहीं है। तो यस, तो उसमें हम लोग भी कि व्हेन वी आल्सो थिंक दैट, तो ये जो एलिफेंट है, तो ये एलिफेंट है, क्या आपको लगता है कि ये एक रोप की वजह से रुका हुआ है? ये रोप की वजह से, कि ये रोप की वजह से नहीं, बट ये इसकी खुद की बिलीफ की वजह से वहां पे अटका हुआ है। तो वो रोप की वजह से नहीं अटका हुआ है, वो अपनी बिलीफ की वजह से अटका हुआ है। सो माइंड इट वेल। तो हम लोग को भी यही सोचना है, क्या हम लोग भी अपनी बिलीफ की वजह से अटके हुए हैं? आर वी, हमारा जो माइंडसेट है
वो क्या हम इसी वजह से हम रुके हुए हैं, कोई भी चीजों को नजर में लेते हुए वी थिंक लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स अबाउट अस, हमारे जो आसपास में, कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है उसको हम बिलीव ही नहीं कर पा रहे, एंड वी थिंक दैट कि वी कैन नॉट डू दिस। हमारे जितने भी हमारे जो आपस में लोग हैं, सबसे ज्यादा कि व्हाट वी वांट टू क्रिएट दैट कि वी कैन बिलीव दैट, अगर हम बिलीव करेंगे ना तो हमारे ऊपर, तो वी कैन गो आउट दैट, तो वी कैन डू दैट थिंग ऑल्सो। तो वट एवर वी डू, हमने लास्ट 2 दिन में एक्टिविटी की है कि सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर वी हैव डन द 2 एक्टिविटीज राइट नाउ, कि आपने कीज लिए थे, तो आपने सब अपने हाथ में कीज रखी है ना, एंड प्लस हमने एक ड्राइंग करवाया था कि आपको खुद को आर्किटेक्ट बनना था, अपने गोल का आपको आर्किटेक्ट बनना था। तो कीज था फ्रॉम सक्सेस टू एस, एंड एक स्मार्ट गोल्स हमने दिए थे आपको। तो स्मार्ट गोल्स में आपके पास यू हैव अ स्मार्टर गोल एंड आपका ड्राइंग था। अभी वही ड्राइंग को और आगे लेते हुए ये एक्टिविटी में इसको साथ में रखिए, एंड आई विल कम अप विद टुडेस सब्जेक्ट नाउ, कि ये स्टोरी होगी, कि स्टोरी हमारी बिलीफ की है। तो ये जो, अगर हमको ये रोप है, ये रोप हमको निकाल देनी है, ये रोप को छोड़ना है, एंड ये अगर ये रोप को तोड़ के हम निकल जाएंगे तो विल बी फ्री। तो हमको ये हाथी को, अगर ये हमारा एलिफेंट जैसा हमारा जो माइंड है, इट इज लाइक एन एलिफेंट एंड वी कैन गो आउट ऑफ दैट, एंड जो हम लोग अगर वो रोप को तोड़ना है, तो आज का ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जो इसमें हम व्हाट आई विल टेल यू द मास्टर, ये मास्टर माइंड, लॉट ऑफ पीपल मुझे एक निकनेम से बुलाते हैं मास्टर माइंड करके। तो दैट सीक्रेट आई विल शेयर विथ यू टुडे। वो सीक्रेट मैं आपसे आज शेयर करूंगा कि अगर आपको भी मास्टर बनना है, आपको भी अपने लाइफ का अगर माइंड का मास्टर बनना है, तो व्हाट यू हैव टू डू। तो फर्स्ट की एम में जो लेटर आता है, तो मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। आपके जितने भी दिमाग में है ना, निगेटिव स्टेटमेंट्स निकाल दीजिए। कि अगर मुझे अगर कि व्हाट है कि मैं अगर मोटा हूं, आई एम अ फैट मैन, आई एम अ हेवी मैन, मेरा वेट हेवी है, तो मुझे निकाल देना पड़ेगा, कि मेरा निगेटिव सेंटेंस निकालना पड़ेगा, एंड आई एम हेल्दी, आई हैव टू से लाइक दैट कि आई एम हेल्दी, कि ये मुझे वी हैव टू मेक माय पॉजिटिव स्टेटमेंट को, निगेटिव स्टेटमेंट को आप निकाल दीजिए एंड निगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव बना दीजिए। सबसे पहले मास्टर बनना है तो यू हैव टू थिंक दिस। देन सेकंड की अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, मतलब ए आ गया, ए इज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। सो ए अल्फा स्टेट मतलब आप अपने दिमाग में, कि हमारा जो माइंड है वो माइंड में एक अल्फा स्टेट में जाना है। अल्फा स्टेट में एक प्रोसीजर है विच विल डू इन एक्टिविटी टुडे। सो दैट इज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाके हमको ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना है रोज। सो दिस विल हैव टू टेल इट अस टू डेली, कि हमारा माइंड को अगर वी हैव टू ट्रेन दैट माइंड प्रॉपरली, देन वील हैव टू मेक इन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। देन कम्स द वर्ड एस। तो हमको जितना भी जो हमारा स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट को हमको सिंपलर उसको स्पीक करना पड़ेगा विद कॉन्फिडेंस। मतलब जो हमको ये बात करनी है, वो हमको कॉन्फिडेंस से बात करनी पड़ेगी। मतलब वॉट एवर यू से, सपोज आई से कि आई एम हेल्दी, तो व्हेन आई एम से आई एम हेल्दी, तो आई शुड थिंक विद कॉन्फिडेंस, एंड मुझे कॉन्फिडेंस रख के ये साथ में बात करनी पड़ेगी कि आई एम हेल्दी करके। देन द वर्ड कम्स द टी। तो आई हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, मतलब खुद को आप बात करना है, टॉक टू माई सेल्फ इन प्रेजेंट टेंस। मतलब अभी ये प्रेजेंट टेंस में कि आई एम, तो आई एम इज प्रेजेंट टेंस। सो यू डोंट से कि हम लोग फ्यूचर टेंस में आई विल बी हेल्दी, वी डोंट से दैट। हमको प्रेजेंट टेंस में बात करनी है कि अगर हमारे पास से कुछ हमारे गोल हो चुके हैं, सपोज यू हैव पास्ड योर ग्रेजुएशन, तो आई हैव पास ग्रेजुएशन। हम लोग जैसे बोलते हैं आई हैव ऑलरेडी, आई हैव पास ग्रेजुएशन, तो आई एम समथिंग, सो आई एम अ रिच मैन, और आई एम समथिंग, सो आई वी हैव अचीव्ड समथिंग। तो वो अचीव वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, वो अचीव वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस में आपको यूज करना है। सो यू हैव टू यूज आई एम। सो आई एम इज द प्रेजेंट टेंस इन एम विथ माई सेल्फ। सो देन द लास्ट वर्ड इज आर। सो आर इज व्हाट, सो आर इसको रिपीट करना है। ये जो भी आपकी बात है, ये रिपीटेड 3 टाइम्स, आपको रिपीटेड 3 टाइम्स करना है, एंड 2 टाइम्स अ डे, मिनिमम 2 टाइम्स अ डे। ये जो भी आपकी बात है, वट एवर, सपोज कि आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी नहीं बोलना है, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। सो यू हैव टू रिपीट इट एटलीस्ट 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स अ डे। ये आपको 2 बार दिन में करना है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। आपको अल्फा स्टेट में अभी हम लोग एक्टिविटी करेंगे। सो अभी पहले इसमें अफर्मेशंस लेते हैं। वी विल टेक फर्स्ट अफर्मेशंस, कि व्हाट आर दीस अफर्मेशंस। अभी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट आपने जो अपना की आपके पास रखा है, एंड यू हैव दिस आल्सो, आपका जो होम बनाया है आपने जो पेपर पे, उसके नीचे आपको एक अफर्मेशंस रखना है। तो ये आपको अफर्मेशंस लिखने हैं। आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। You write down now, please everybody, please write down, I am enjoying the process of self redevelopment. ये आपका फर्स्ट अफर्मेशन स्टेटमेंट है। सो आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट।
सेल्फ डेवलपमेंट ये प्रोसेस ही है पूरा. इफ यू फॉलो दैट प्रोसेस इट विल गेट सक्सेसफुल. सो आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट. सेकेंड अफर्मेशन है आई एम एक्सपीरियंसिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ माई सोसाइटी न्यू बिल्डिंग. ये आपको अफर्मेशंस आपको लिखने हैं एंड यू हैव टू विजुअलाइज इन योर माइंड. जो आपका माइंड है उसमें आई एम एक्सपीरियंसिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ माई सोसाइटी न्यू बिल्डिंग. देन आई एम पोजेसिंग कीज. आपका थर्ड स्टेटमेंट एफर्मेशन स्टेटमेंट है कि आपके पास जो की है आई एम पोजेसिंग, आपके हाथ में है, आई एम पोजेसिंग कीज ऑफ माई न्यू फ्लैट. ये जो मेरे हाथ में मेरे घर की चाबी है, मेरे हाथ में मेरे घर की चाबी है. यू हैव टू लेक अ पोजेशन. तो आई एम पोजेसिंग कीज ऑफ माई न्यू फ्लैट. एंड फोर्थ अफर्मेशन, आई एम ईजिंग आउट विथ माई फैमिली इन माई न्यू सेल्फ रिडेवलप्ड फ्लैट. मैं अपनी फैमिली के साथ में अपने घर में नए जो सेल्फ डेवलपमेंट से घर बना है उसमें मैं अपनी फैमिली के साथ में ईज आउट कर रहा हूं. सो आई एम चिलिंग इट आउट विद माई फैमिली इन माई लिविंग रूम. एंड फिफ्थ, जो हमने टेरेस गार्डन, जो लास्ट हमने इसमें लिया था कि आपका टेरेस गार्डन होना चाहिए, तो सेल्फ डेवलपमेंट में ये पॉसिबल है एंड वी कैन डू दैट. सो आई एम पार्टिंग विद माई सोसाइटी मेंबर्स. जो हमारे सोसाइटी मेंबर्स हैं, आई एम पार्टिंग विद माई सोसाइटी मेंबर्स ऑन माई रूफ टॉप टेरेस गार्डन. So whichever may be, whatever may be you parting with, but I am parting with my society members. ये आपको visualize करना है. Now the same activity, ये जो same आपने जो लिखा हुआ है, तो now my activity starts. ये आपने लिख लिया है, everybody written down, please write, just note down. Yes, आप yes लिखेंगे तो I'll come to then we'll start the activity. So everybody, so here all in the meeting room also I like to get this. ये एक्टिविटी आपको भी करनी है. ये जो एक्टिविटी है, पहले यू हैव टू गो टू द अल्फा स्टेटमेंट. अल्फा स्टेटमेंट यूजुअली मॉर्निंग में उठने के बाद में या सोने से पहले. दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो इन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड. बट राइट नाउ ऑल्सो वी कैन गो इन टू स्टेट ऑफ माइंड. जस्ट रिलैक्स, आप एक रिलैक्स हो जाइए. यू कैन हियर माई वॉइस and just close your eyes for 30 seconds. I'll tell you the technique. आपको टेक्निक बताऊंगा कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड बहुत से लोगों को आता होगा, स्टिल जिसको नहीं आता है उनके लिए I'll get this state of mind. आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाइए. यू जस्ट रिलैक्स. आपको डीप ब्रेथ लेने हैं एंड डीप ब्रेथ छोड़ना है. हमने कीज के टाइम पे एक बार किया था, आज हम 3 बार करेंगे. एटलीस्ट विल डू 3 times, so 10 seconds. तो जस्ट टेक इनहेल, exhale. Breathe, inhale, exhale. Breathe, inhale, अंदर लीजिए, श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को छोड़िए. अभी नाउ यू कैन ओपन योर आईज. आपके घर में मिरर होगा. आपके घर में जो भी मिरर है वहां पे मिरर में जाके ये जो 5 सेंटेंस है, ये आपको उस मिरर में, आप जिसको जो आदमी देख रहे हो मिरर में, उसको आपको ये 5 स्टेटमेंट बोलने हैं. दिस इज योर एक्टिविटी. यू कैन स्टार्ट नाउ. जस्ट प्लीज एवरीबॉडी प्लीज. जो भी बोल के आए यहाँ पे यस यस लिखिए, सो आई कैन स्टार्ट. प्लीज सब आप यस लिखिए when we are asking you to write, क्योंकि जब भी हम लोग एक सेमिनार करते हैं या मीटिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम फेस टू फेस देख सकते हैं. देख के हमारा इंटरेक्शन भी उनसे बन जाता है. पर यहाँ पे जब आप कमेंट करते हो, whenever we ask you, आप रिस्पॉन्ड करते हो, तो वहां से हमारा कनेक्शन बनता है. तो इफ यू डन इट, प्लीज राइट यस. आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए यस. सो ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पे ये रोज हमको हमारा जो माइंड है उसको ट्रेन करना है. ये जो हमारा जो माइंड है, जो एलिफेंट के जैसा, वी हैव दैट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एलिफेंट, लाइक एन एलिफेंट. हमारा माइंड का स्ट्रेंथ है
उस माइंड के स्ट्रेंथ को हमको और बड़ा, जो हमारा विच फ्रॉम यंगर एजेस में हमारा जो भी है वो उसको हमने दबा के रखा है, वी कैन नॉट डू दैट, ये सब हमारे दिमाग में जो आते गया है वो उसको रोप को तोड़ना है हमको। ये रोप को तोड़ने के लिए हमको ये माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। व्हेन यू ट्रेन, व्हेन यू विल बी द मास्टर ऑफ योर माइंड, दैट विल बी कॉल्ड योर मास्टर माइंड, देन यू विल बी कॉल्ड मास्टर माइंड। तो ये आपके माइंड को आपको मास्टर करना है। तो टुडे स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, आप ये स्टेटमेंट है, दिस यू कैन राइट डाउन, बिलीविंग यू कैन। अगर आप पहले बिलीव करते हो कोई भी चीज अगर सक्सेसफुल होने के लिए, या आपका जो सेल्फ डिवेलपमेंट होना है उसको सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा। You have to believe that first. When you believe that, you become successful. Next line. Yeah. Believing you can become successful. मतलब अगर आप ये believe करते हो कि आप successful होते हो, then the most important step, जो first is the most important, ये जो सबसे बड़ा important step है कि जब आप पहले, सबसे पहले आप believe कर लेते हो ये आपकी successful हो रहे हो, या believe कर लेते हो, और फिर होता है जो बाहर की तरफ जो होता है, देन यस इज एक्चुअली अचीविंग इट। एक बार आप बिलीव कर लोगे आपके माइंड में कि ये बिलीव हो गया कि ये आपका हो सकता है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। इसके लिए आज सेल्फ डेवलपमेंट में आज ये टेक्निकल टॉपिक थे दोनों, लीगल एंड ये, बट उससे पहले भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाले हैं, अकाउंटिंग कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज वेयर द टफ कॉन्स विल टेक केयर ऑफ, योर सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट विल टेक ऑफ। ये आपका सब चीज टेक केयर हो जाएगा, आपका पीएमसी टेक केयर करेगा, आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट का टेक केयर कर लेगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय अ गुड सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट। बट सबसे पहले ये बिलीफ आप में होनी चाहिए। व्हेन यू गेट दिस योर बिलीफ, देन यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव इट। सो दिस इज व्हाट द होल टुडे कि आज का जो टॉपिक था इससे रिलेटेड, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, दिस वाज द थिंग। So everyone, thank you आपने जो ये एक्टिविटी किया, you have participated and you're enjoying. I'm getting a lot of comments for that कि हमको एक्टिविटी अच्छी लगती है, and please share आप कोई एक्टिविटी कैसे लग रही है, what do you feel after doing it, so please keep on sharing after this also। आप कल करिए, सुबह करिए, शाम को करिए, रात को करिए, 2 बार करिए, and just please share with me कि ये एक्टिविटी आपको कैसे लग रही है। So please, thank you very much। Yes, Nupur, you can carry on। Thank you, sir. Yes। So keeping all your goals in mind, आपके जो goals है and आपका जो अभी सर ने बताया, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के ही आगे बढ़िए in your own project। एंड नाउ आई वुड टॉक अबाउट लीगल कि आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएगी। कि जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोसेस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिसमें सारी चीजें फ्रेमवर्क में ही चलती है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइट डेवलपमेंट अग्रीमेंट बनाना है, कोई लूप्स नहीं रखने, डेवलपर को टाइट करके रखना है, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है। जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनके फॉर्मेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं उसके फॉर्मेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड है, मुंबई बैंक का डॉक्यूमेंटेशन फिक्स्ड है, म्हाडा एमसीजीएम के डॉक्यूमेंटेशन फिक्स्ड है। यहाँ पे आपको लैंड आपका सिर्फ मॉर्गेज होता है क्योंकि आपको उसके ऊपर लोन लेना है, पर उसका पोजेशन बैंक को नहीं जाएगा, उसके ऊपर राइट्स पूरे आपके ही रहेंगे। तो इस तरीके से देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड, इट इज विथ यू ओनली। नेक्स्ट इज कंट्रोल विद सोसाइटी कि पूरा कंट्रोल जो है आपको आपके खुद के पास ही रहता है, सोसाइटी के पास ही रहता है। इजी एग्जिट फ्रॉम वेंडर अग्रीमेंट्स, क्योंकि जो भी वेंडर्स है, आपका कॉन्ट्रैक्टर हो गया, आपके सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंसी होगी, प्रोफेशनल्स हो गए, इन सबको आपने सिर्फ प्रोफेशनल सर्विसेज या उनके सर्विसेज के लिए अपॉइंट किया है, जिसपे आपको उन्होंने जितना काम किया है उसके हिसाब से आपको पे करना है उनको। तो इस तरीके से देयर इज एन इजी एग्जिट रूट फॉर बोथ द पार्टीज। देन लाइक आई सेड, जो भी प्रोसीजर्स है आपको प्रोसीजर वाइज जाना है, तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के जो प्रोसीजर्स है, तो इट इज, एक तो एमसीएस एक्ट ने प्रोवाइड किया है कि क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करने हैं, आपको मेंबर्स फाइल मेंटेन करना है, रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, मॉडल बायलॉज अडॉप्ट करने हैं, मॉडल बायलॉज में मॉडिफिकेशन करना है, जहाँ पे अगर आपको लोन लेना है फ्रॉम मुंबई बैंक तो यू नीड टू टेक परमिशन ऑफ द डेप्यूटी रजिस्ट्रार। उसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंबर्स के साथ करने पड़ते हैं, तो मेंबर्स से कंसेंट लेने हैं, मुंबई बैंक के फॉर्मेट में कंसेंट लेना है, मॉर्गेज का जो अग्रीमेंट है वो मुंबई बैंक के साथ एग्जीक्यूट करना है, उसका भी अग्रीमेंट इज ड्राफ्ट इज फिक्स्ड। परमानेंट ऑर्डिनेट अकोमोडेशन मेंबर्स के जो आपस में सोसाइटी के साथ अग्रीमेंट होंगे उनके नए फ्लैट्स के, वो होंगे, एंड फ्लैट के अलॉटमेंट लेटर। सो दिस इज अनदर टाइप। अभी थर्ड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो है एमसीजीएम या म्हाडा के साथ, जहाँ पे आपको अंडरटेकिंग्स देने हैं, टाइटल सर्टिफिकेट देना है, एफिडेविट्स देने हैं, तो इसके भी फॉर्मेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय एमसीजीएम ओनली।
फिर जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो हमको बाकी के हमारे वेंडर्स है उनके साथ करना है, तो एक अगर आप ब्रिज गैप फंडिंग ले रहे हो तो इन्वेस्टर अग्रीमेंट अगर होगा तो वो, देन अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो होगा, तो ये सब जो ड्राफ्ट है ये इन प्रिंसिपली फिक्स्ड रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा लीगल बाइंडिंग या लीगल आपको यू डोंट हैव टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ, क्योंकि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके मोर और लेस ड्राफ्ट्स आर ऑलरेडी रेडी, उसकी लीगैलिटीज आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। देन इज द सेल अग्रीमेंट विद द बायर, तो ये भी रेरा के अकॉर्डिंग ही प्रिस्क्राइब्ड होता है। सो यहाँ तक अगर आपके जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स, लीगल प्रोसीजर्स, तो आपको मैंने कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, पर यू कैन ऑल्सो सेंड इट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, बिकॉज कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट्स आ जाते हैं एंड कभी कभी आपके क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। तो प्लीज मैसेज अस योर क्वेश्चंस ऑन 9987539649, आप इस पे हमें मैसेज कीजिए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग रेरा। तो व्हाई वाज रेरा इंप्लीमेंटेड? अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट में रेरा का क्या रोल होता है एंड रेरा आया क्यों? क्योंकि इनिशियली रेरा तभी आया इन दैट सिनेरियो जहाँ पे ओनली बिल्डर्स रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट कर रहे थे, एंड प्रॉब्लम ये होता था कि एक प्रोजेक्ट का जो सेल्स प्रोसीड था, सेल्स थे, उससे जो पैसे आते थे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए जाते थे, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ एक नाइंसाफी हो जाती थी या वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाता था। तो इस रीजन की वजह से रेरा इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे वो कंट्रोल रख सके, एंड ये 30-70 रेशियो इंट्रोड्यूस हुआ था कि वो फंड्स पे कंट्रोल रख सके डेवलपर्स के। एंड रेरा तभी एप्लीकेबल होता है अगर आप सेल्स कर रहे हो ओसी मिलने के पहले, बट सेल्फ रीडेवलपमेंट में जब हम देखते हैं तो रेरा इज एप्लीकेबल सोसाइटी, सोसाइटी हैज टू बी रजिस्टर्ड एंड सोसाइटी खुद प्रमोटर होती है। पर यहाँ पे हमको फंड्स निकालने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बिल्डर जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का बिजनेस नहीं है, हमारा एक ही प्रोजेक्ट है, वो है आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो आपको उसके लिए ही फंड्स चाहिए, जिसका फुल फंड्स का बैकअप आपको मुंबई बैंक देता है, एंड मुंबई बैंक के साथ आपको जो जॉइंट एस्क्रो अकाउंट होगा उसमें ही आपके सेल प्रोसीड्स आएंगे, एंड दैट विल गो डायरेक्टली टू द बैंक इन फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। जो जॉइंट एस्क्रो अकाउंट होगा वो आपको मुंबई बैंक के साथ एक मेंटेन करना होगा। फिर जो भी पेमेंट होंगे कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल्स, ये सब ना डायरेक्टली वो एस्क्रो अकाउंट से ही रिलीज होंगे। अभी ये जो पेमेंट्स आपको करने हैं अलग अलग प्रोफेशनल्स को, इसके लिए आपको वापस अप्रूवल्स नहीं लेना पड़ेगा। वंस ओनली यू विल अप्रूव इट इन योर एसडीएम, उसके बेसिस पे पेमेंट होगा। जो प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होगा दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी होगी उनको उस पर टैक्स पे करना होगा, एंड आफ्टर टैक्स पे करने के बाद का जो प्रॉफिट होगा वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स, मतलब आज आप जो भी मेंबर्स हो वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेरा एस्क्रो अकाउंट विल बी हेल्ड विद मुंबई बैंक, जो रेरा अकाउंट रहेगा वो भी मुंबई बैंक के पास होगा। जो आपके पेमेंट शेड्यूल अप्रूव हुए हैं वेकेट करने पहले, तो जो जिन जिन को भी पेमेंट करना है, अगर आपका 100 रुपए खर्चा है प्रोजेक्ट का, तो 100 रुपए किस हिसाब से पे होगा, हर एक चीज को आपको पहले ही अप्रूव करना है। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उसी हिसाब से बनेगा, एंड वो बैंक में जाएगा, एंड बैंक भी उसी हिसाब से आपको डिसबर्समेंट देती जाएगी। इसीलिए आपको वापस हर एक पेमेंट के टाइम पे सोसाइटी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग से रिलेटेड नॉर्मल आपका जो आज प्रोसेस चल रहा है वो लाखों में जाता होगा, बट आगे जाके वो करोड़ों में जाएगा, बिकॉज आप प्रोजेक्ट में फ्लैट सेल करोगे। तो इसीलिए आपका अकाउंटिंग विल ऑल्सो बी इन अ डिफरेंट वे, जहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे, जो भी पेमेंट जा रहे हैं उसमें टीडीएस कटेगा, टीडीएस के रिटर्न फाइल है, एडवांस टैक्स पे करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स, एंड ऑल्सो रेरा रिटर्न्स, बिकॉज विल बी रजिस्टरिंग इन रेरा। सो अगेन प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस, आपके जो भी सवाल होंगे यू कैन सेंड इट ऑन व्हाट्सएप। ये एक्चुअली इस बार मैंने बहुत जगह पे बीच में इंसर्ट किया है, बिकॉज मुझे पता है आपको टाइम लगेगा टू गो आउट ऑफ योर फेसबुक ऐप एंड गो ऑन व्हाट्सएप। सो गो अहेड, नो इश्यूज, आप आगे जाके आपके क्वेश्चंस डालिए, बिकॉज हमारा एक अच्छा खासा लेंदी क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है। तो वील ट्राई टू सी कि आपके सबके सवालों का जवाब हम दे पाए वो सेशन में। Now a quick introduction again about us, because आप बहुत सारे viewers I know have already seen हमारे जो previous webinars थे आपने already देखे हुए हैं, but ऐसे भी new viewers है जो हमको पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँ ऑलरेडी 15 सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हम मुंबई बैंक के पैनल पे भी है, उनके कोर कमिटी पे भी है। हम मुंबई बैंक को प्रपोजल्स, मुंबई बैंक के पास सेल्फ डेवलपमेंट के प्रपोजल्स लेके जाते हैं, मुंबई बैंक के पास जो प्रपोजल्स आते हैं उसका इवैल्यूएशन करते हैं, एंड मुंबई बैंक का जो लोन पॉलिसी है उसके लिए हम रिकमेंडेशंस देते हैं। वी हैव आल्सो अरेंज्ड ब्रिज गैप फंडिंग वेरी सक्सेसफुली फॉर 2 ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स। हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए हमने ब्रिज गैप फंडिंग अरेंज किया हुआ है। एंड ऑल्सो
वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। हमने इतने जो पिछले वेबिनार्स थे उसमें हमने आपको जिस सर्विसेज के बारे में बताया, वो सारे सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं सोसाइटीज को अंडर वन रूफ। एंड आज का ये भी है जो हमारा टॉपिक है ब्रिज गैप फंडिंग का, तो हमने बहुत सक्सेसफुली ब्रिज गैप फंडिंग भी अरेंज किया है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है चारको कोरियन कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी, इट इज इन कांदिवली वेस्ट। तो इसकी सेक्रेटरी है मिस्टर शशि मेनन जी, उन्होंने हमको एक टेस्टिमोनियल वीडियो दिया है, आई कैन प्ले इट फॉर यू। Everyone, this is Shashi Menon from Charco Korean Cooperative Housing Society. When we wanted a bridge loan for our self-redevelopment project, we were looking for a PMC. We met several of them, but none of them could successfully conclude any arrangement. Then came ToughCons, and it changed everything. We changed the architect, we changed the plans. ToughCons made a fantastic presentation to us, and we took them on board on the 14th of August 2018. We signed an LOI with them. 3 months from the signing of the LOI, we concluded an arrangement for finance with a private firm. We signed a term sheet for 8 crores of rupees. This could not have been possible without ToughCons. ToughCons delivers what they promise. Thank you, ToughCons, for being a part of our project. Sir, if you're watching this now, we really appreciate आपने जो भी अभी बोला है, we really appreciate that, and thanks a lot for this testimonial. It means a lot to us. अभी हम बात करेंगे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में जो आपको ब्रिज गैप फंडिंग लगता है, सो प्लीज आई वांट एवरीवन अटेंशन नाउ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसे हम लोग एड्रेस कर रहे हैं आज अबाउट द ब्रिज गैप फंडिंग वाला जो हमारा टॉपिक है कि जो फंडिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू सेल्फ फंडिंग इन दैट, बिकॉज देयर आर सोसाइटीज ने सेल्फ फंडिंग करके ये प्रूव किया है कि उनको ब्रिज गैप फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। तो उसमें एक ऑप्शन है कि यू कैन डू योर ओन कंट्रीब्यूशन, आप खुद ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके पास एस्टिमेट आ जाएगा, आपका सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट आपको बता सकता है कि 1 FSI IOD या IOA तक आपका कितना खर्चा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप फंड इकट्ठा कर सकते हैं फ्रॉम योर मेंबर्स। सेकेंड ऑप्शन इज लोन फ्रॉम मेंबर्स। आज बैंक का जो FD के ऊपर रेट गिरा है वो तो आप सबको पता है, 6-6.5% से ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, प्लस मुंबई बैंक 12.5% लेते। अगर आप फंड ले जाएंगे तो 12.5 से कई ज्यादा इंटरेस्ट आपको ब्रिज गैप फंडिंग में लगेगा। तो क्यों ना आप अपने मेंबर से लोन ले, गिव देम अ गुड रेट जो 12.5% और शायद 6.5% के बीच का हो, जिससे उनको बेनिफिट भी मिले, एंड खुद के मेंबर्स के साथ ही आप बेनिफिट शेयर कीजिए जहाँ पे आपका भी इंटरेस्ट सेव होगा एंड मेंबर्स को भी थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट कमाने मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोन ले सकते हैं खुद के मेंबर्स से। एंड थर्ड इज सेल एरिया परचेज बाय मेंबर्स। मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी में यही हुआ है, लोगों ने एडिशनल एरिया परचेज किया है एंड उसका जो इंस्टॉलमेंट पे किया गया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उससे उन्होंने इनका इनिशियल जो ब्रिज गैप फंडिंग का रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया है। एक लाइव एग्जांपल का केस स्टडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, ये अराउंड 2200 स्क्वायर मीटर्स का है। इसमें 43 मेंबर्स है ये प्रोजेक्ट में, एंड जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट था इनका वो 48 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। एंड उनका जो 1 IOD तक का खर्चा था 1 FSI का, दैट वाज 1.2 करोड़। आप सब पूछते होंगे कि अंदाजे से कितना आता है, तो सर जो भी आप सुन रहे हैं ये अंदाजा नहीं है, ये अगेन ये केस टू केस बेसिस पे खर्चा चेंज होता है। आपके रेट पे, आपका जो प्लॉट साइज है, वहाँ पे किस तरीके का प्लानिंग हुआ है, इन सब चीजों पे वो चेंज होता है। तो यहाँ पे इनका 1.2 करोड़ आया था। इंटरनली मेंबर्स ने एडिशनल एरिया जो खरीदा है उसका टोटल सेल वैल्यू 8 करोड़ का है। दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड 8 करोड़ का सेल इन देयर ओन सोसाइटी, एंड जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने लिया है मेंबर से, उससे उन्होंने 2.25 करोड़ रुपए ऑलरेडी इकट्ठा कर लिए है। सो 1.7 ना उनको था,
कर लिया। तो ये चीज पॉसिबल है क्योंकि ये लाइव एग्जांपल है, ये सोसाइटीज में होता है क्योंकि सब मेंबर्स को एडिशनल एरिया चाहिए, बिकॉज यही एक अपॉर्चुनिटी है सोसाइटीज के पास कि वो एक एक्स्ट्रा, जो सोसाइटी मेंबर्स है उनके पास, कि वो एक एक्स्ट्रा रूम बढ़ा सके। क्योंकि अगर आज आपका 1 BHK है सेल्फ रिडेवलपमेंट के, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको 3 BHK की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ऑफ आवर ग्रोइंग फैमिली। तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, ये बनने दो, फिर इसको बेचेंगे, फिर नया घर खरीदेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें आपका स्टैंप ड्यूटी जाता है, ब्रोकरेज जाता है, तो यू एंड अप पेइंग डबल कॉस्ट। तो यहीं पे आपको ये वन टाइम मौका मिलता है सोसाइटी मेंबर्स को कि आप थोड़ा और खर्चा कीजिए, थोड़ा और एडिशनल एरिया परचेज कीजिए एंड खुद के ही घर में वो एरिया बढ़ा के लीजिए। इन दिस वे आपको आपका प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल फंडिंग का भी जो बाहर से लेने की जो जरूरत होती है वो नहीं होगी और सारा फंड आप खुद ही रेज कर पाओगे। एंड इफ देयर आर सोसाइटीज की चलो उन्होंने इकट्ठा किया तो भी उनका वो जो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या करें? बिकॉज ऐसी सोसाइटीज है जो म्हाडा के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका जो इनिशियल 1 FSI IOD लाने तक का जो खर्चा होता है उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमको अपफ्रंट प्रीमियम पे करना होता है इन म्हाडा। तो इसीलिए वहां पे जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। म्हाडा प्रोजेक्ट है, म्हाडा लेआउट में है, तो वहां पे उनका ब्रिज गैप फंडिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। ऑल्सो जो कलेक्टर लैंड होता है उसको फ्री होल्ड लैंड कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू पे प्रीमियम। तो वहां पे भी इनिशियल फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज वो जो कन्वेंस का कॉस्ट है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वेंस, वो मुंबई बैंक प्रोजेक्ट कॉस्ट में नहीं कंसीडर करता। एंड सेम इज फॉर स्टेट प्रॉपर्टी, वहां पे भी हमको प्रीमियम पे करना पड़ता है इनिशियली टू गेट अ क्लियर टाइटल ऑफ प्लॉट। तो इस तरीके से ये जो आपको खर्चे करने हैं, यहाँ पे ब्रिज गैप फंडिंग का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। एंड इस तरीके से आप इट गिव्स यू चांस टू मूव अहेड इन योर प्रोजेक्ट। बहुत ऐसे कम एंटिटीज है या बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस है जो सेल्फ डेवलपमेंट में ब्रिज गैप फंडिंग करते हैं। आज तक कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी आगे नहीं आई है। ऑलरेडी एनबीएफसी की हालत तो हम जानते ही है, दे आर ऑलरेडी बैड, एंड उसमें रियल एस्टेट फंडिंग दे आर नॉट डूइंग। सो सेल्फ डेवलपमेंट में ब्रिज गैप फंडिंग करने के लिए आज तक तो ऐसी कोई भी एनबीएफसी या बैंक आगे नहीं आई है। तो अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है तो वो आपको गलत गाइड कर रहा है, ये आप समझ लीजिए। एंड टुडे हम जिस तरीके का काम कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट में, वी हैव टाइड अप विथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स हु आर रेडी, जो रेडी है प्रोजेक्ट करने के लिए। हमने टाई अप किया है उनके साथ ताकि वो जहाँ पे भी हम है, हमारे गुडविल पे दे आर रेडी टू फंड इन दोस प्रोजेक्ट्स। वो लोग वो प्रोजेक्ट्स में फंडिंग देने के लिए रेडी है ताकि वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके, इनिशियल 1 FSI IOA या IOD ला सके। सो फॉर दिस फंडिंग व्हाट दे डू कि वो जब हमको फंड्स प्रोवाइड करते हैं तो जो भी हमारा कॉस्ट होता है 1 FSI IOD तक का, उसके लिए वो हमको फंड्स देते हैं। उसी के साथ उसके सामने इक्विवेलेंट वैल्यू जो भी हमको फंड्स देंगे उतने वैल्यू का जो सेल कंपोनेंट होता है उस पे उनका लेन मार्किंग हो जाता है, उतने का वो अलॉटमेंट ले लेंगे। देन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये ब्रिज गैप फंडिंग का, वो केस टू केस बेसिस पे चेंज होता है। तो एक रेंज देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 15% से लेके 24% तक का इसका रेंज हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रीपेमेंट जो है, रीपेमेंट हमको करना है फ्रॉम सेल प्रोसीड्स। हमको बैंक से मोराटोरियम पीरियड मिलता है 2 साल या 3 साल का, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट साइज। तो ये मोराटोरियम पीरियड में जो भी हमारा सेल प्रोसीड होएगा वहां से हम लोग पहले ये ब्रिज गैप फंडिंग पे ऑफ कर देंगे बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई है एंड इट्स बेटर वी पे इट ऑफ फर्स्ट। एक फीफो मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तो हम वो यूज करके इनको रीपे कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जब एक इन्वेस्टर आता है प्रोजेक्ट में टू डू गिव यू द ब्रिज फंडिंग, तभी उनका भी ये रिक्वायरमेंट है कि प्रोजेक्ट में 100% कंसेंट होनी चाहिए एंड मुंबई बैंक से आपको प्री अप्रूवल आ गया होना चाहिए। यू शुड हैव अ इन प्रिंसिपल अप्रूवल एंड 100% कंसेंट, उसके बाद ही आपको डिसबर्समेंट मिलेगा। सो ये था रिगार्डिंग ब्रिज गैप फंडिंग। अभी आपको और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो अगेन द सेम नंबर 9987539649 आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। हमारे आज के जो पैनल बिफोर दैट हमारा बुक दैट इज स्वनिर्माण मैनुअल ऑन सेल्फ डेवलपमेंट रिटन बाय आवर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नयन डेडिया, इसका हमने फर्स्ट वेबिनार में सॉफ्ट लॉन्च किया था एंड वी आर टेकिंग बुकिंग्स नाउ, वी आर ओपन फॉर बुकिंग्स। एंड जैसे लॉकडाउन खुलेगा हम ये बुक पब्लिश करने वाले हैं, तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इस बुक कर सकते हैं। आपको मैसेज
है बुक यस। नीचे नंबर दिख रहा होगा आपको 9869577533। आपको ये नंबर पे बुक यस भेजना है व्हाट्सएप पे, सो दैट वी कैन टेक अ प्री बुकिंग फॉर दिस बुक। ऑल्सो सेल्फ डेवलपमेंट से जो भी आपको जानना है सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, वो सारी डिटेल्स इसमें इन अ फॉर्म ऑफ मैनुअल है। इट इज लाइक अ क्विक रेफरेंसर फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। सो प्लीज सेंड मी योर मैसेजेस। हमारे जो नेक्स्ट वेबिनार है वो है रिगार्डिंग सेल एंड मार्केटिंग। ब्रिज गैप फंडिंग जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट सेल एंड मार्केटिंग है। एंड जो आपके डाउट्स थे सेल से रिगार्डिंग, मैंने बोला दो आपके हमेशा रिस्क होते हैं, एक है सेल, दूसरा है रिपोजिशन। रिपोजिशन कैन बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज वी हैव फुल फंडिंग। सेल्स के बारे में अगर आपको जानना है कि किस तरीके से सेल्स एंड मार्केटिंग टीम काम करती है एंड किस तरीके से वो गारंटी करती है कि आपके प्रोजेक्ट का सेल होगा, सो यू नीड टू कम फॉर दिस वेबिनार। इसमें जो हमारे गेस्ट स्पीकर है, की स्पीकर है, वो है अभिषेक खंडेलवाल हिमसेल्फ। ही इज एन एक्सपर्ट इन रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग। तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से यू कैन एंश्योर सेल्स इन सेल्फ डेवलपमेंट। ऑल्सो 25 तारीख को है हमारा रिगार्डिंग स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की, जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं उनको हम किस तरीके से रिवाइव करें, रीस्टार्ट करें, एंड हाउ विल अ डेवलपमेंट मैनेजर हेल्प यू इन डूइंग सो। तो ये भी फेसबुक पे लाइव होगा, आपको यही लिंक पे वापस आना है ऑन द सेम लिंक। एंड नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू टू आवर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। मिस्टर जैन गायतोंडे, चेयरमैन इन टफकॉन्स, मिस्टर नयन डेडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर इन टफकॉन्स, आर्किटेक्ट उदय कनाडिया, डायरेक्टर इन टफकॉन्स, सीए संजय शाह, फाउंडर ऑफ बी राइट ग्रुप, CA Jayesh Gogri, Director in GSC in Time, myself Nupur Gaitunde, Director in ToughCons, Advocate Devanshi Joshi, and Advocate Bishwajit Mukherjee. Advocate Bishwajit Mukherjee is also a part of the रेरा बार काउंसिल। ही इज जॉइंट सेक्रेटरी इन द रेरा बार काउंसिल। तो ये हमारा आज का एक्सपर्ट पैनल है। तो अगर अभी भी आपने अपने क्वेश्चंस पोस्ट नहीं किए हैं व्हाट्सएप पे, देन प्लीज पुट योर क्वेश्चंस। नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। सब अपने आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट देयर वीडियोस ताकि यू कैन बी व्यूड, पीपल कैन सी यू। यस, थैंक यू एवरीवन। तब तक आपका कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप प्लीज 9987539649 पे भेजिए, तो आई कैन गेट योर क्वेश्चंस राइट नाउ एंड वी कैन आस्क टू द पैनल अकॉर्डिंगली। तो हम लोग ये पैनल को ये सवाल पूछ सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो। तब तक जो व्हाट वी हैव टेक अब तक जो आए हैं, द ओनली थिंग इज दैट कि आई वांट टू आस्क सबसे पहले जयेश गोगरी, आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन कि जनरली ये जो अकाउंट का जो सिस्टम है पूरा ओवरऑल, जो ये अनम्यूट योरसेल्फ। या मैंने इधर से अनम्यूट किया है सबको, आप सब अपने आप को अनम्यूट करके ले सकते हैं प्लीज। यस, तो ये करण गुप्ता जी ने पूछा है इन विच अकाउंट द लोन विल कम, मतलब किस अकाउंट में ये लोन आएगा। और यहाँ से मतलब दूसरा एक इसके साथ में है कि नीरव वाला कि जो बाकी सब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कौन से अकाउंट से पैसे जाएंगे, मतलब ये एक अकाउंट सिस्टम कैसे होगा मुंबई बैंक की तरफ से और ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी की तरफ से, व्हाट विल बी दैट प्रोसीजर पूरा। Hello everyone, this is CA Jayesh Gogri, and I'm like really happy to get associated with an organization like ToughCons, which is doing a lot of good work for this self-redevelopment. तो एक पर्टिकुलर जो नयन जी ने क्वेश्चन पूछा है कि पहले कि ये फंड एग्जैक्टली कहाँ जाएगा। So normally there are like two accounts which are being maintained, which is like as per RERA regulations. One account would be your normal account and the another would be the account where the 70% of your collections would be parked, okay, and from where like you will be releasing all these funds. So from that perspective, if you see the Mumbai Bank, whenever like they will be granting these funds, it will be basically given for your construction activities. So you cannot park in your 30% account, which will be like a normal account, which you can like use it the way you want. So this would be like parked as per the Mumbai Bank policy or even the normal standards.
like you'll have to park these funds in that 70% account, which is earmarked for, which is called as escrow account also, which is earmarked for construction sort of activities. Yeah, I hope that answers. Yes. यस यस, थैंक यू. मतलब हाँ, दिस इज द कि बैंक अगर ये जो भी है जॉइंट अकाउंट करके इसको ऑपरेट करेंगे एंड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड ओवर देयर. अभी दूसरा क्वेश्चन मैं संजय शाह फ्रॉम बी राइट वेंचर्स. लोगों का एक सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हर चीज में, मतलब इतना सी टुडेज अवर व्हाट वी स्टार्टेड एंड वी प्रोजेक्टेड इन दैट वे कि माइंडसेट को हमको चेंज करना है. कि वी ऑल्सो क्लेरिफाइड, हमने ये भी क्लेरिफाई किया प्रेजेंटेशन में कि देयर इज नो मतलब लीगल टैंगल आने तक, मतलब वो जो कि सेल नहीं हुआ, ठीक है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल. बट ये जनरल नॉर्मल है कि अगर कोई भी बैंक फाइनेंसिंग कर रही है तो वो चैरिटी नहीं कर रही है, वो अपना पैसा किसी भी हालत में वो वापस लेने ही वाली है. तो दैट इज व्हाट ऑब्वियसली वो होने वाला है. अगर ये नॉर्मल एक एकेडमिक इंटरेस्ट के हिसाब से पूछ रहे हैं देन इट्स ओके. बट इफ इट इज दैट द माइंडसेट, अगर हमारा ये माइंडसेट ही है कि ये चीज है, तो उसके लिए वापस आई विल रिपीट कि जो भी समराइज करेंगे इसको अगर हम पूरे इसमें, कि बेसिकली वैसे कोई प्रोजेक्ट को जिसमें आपका रिस्क हायर है, वैसे कोई भी प्रोजेक्ट को मुंबई बैंक लोन देने वाली नहीं है, नंबर 1. नंबर 2 कि उसमें जितने भी मतलब जो हम सेल्फ इम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट भी हैं, इवन वी ऑल्सो, हम लोग भी बोल देते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, इसमें आप फिलहाल यू कैन नॉट गो फॉर रीडेवलपमेंट विद थ्रू होल फंडिंग ऑफ मुंबई बैंक. मतलब आप मुंबई बैंक के पैसों से नहीं जा सकते, रीडेवलपमेंट करना है आपको तो आपका कंट्रीब्यूशन भी देना जरूरी है. एंड ये सब चीज करने के लिए हम लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट और ये चेक्स डॉक्यूमेंट्स चेक एंड अप्रूवल्स पूरे लेने, ये सब हम पूरा चेक करते हैं कि आपका जो यूजुअली जो रेट है वहां पे मार्केट का, समझो 20,000 है, तो हमने 18,000 का ही आज रेट पकड़ा है कि 10% लेस पकड़ा है. एक नंबर 1. नंबर 2 कि जो फिजिबिलिटी पकड़ी जाती है उसमें भी हम पूरा एक कुशन रखते हैं. जो कुशन होता है वो लास्ट में एज अ प्रॉफिट सब में शेयर होने वाला है. तो दैट इज रिक्वायरमेंट बाय द एज पर सेल्फ इम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट. एज अ कंसल्टेंट भी हम लोग उसको रखते हैं. आपके बहुत से क्वेश्चन उसके ऊपर भी आए हैं कि हम ज्यादा एरिया लें कि क्या करें उसके लिए. बट व्हाट हमारा ये चीज है कि हमको इसमें एक बैलेंस करके चलना है कि एरिया ले सकते हैं, बट अगर पहले उसको बफर रखना है कि जो लास्ट में जो प्रॉफिट चाहिए प्रोजेक्ट के एक सस्टेन करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी करने के लिए प्रोजेक्ट में आपको प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट भी एक 20% मार्जिन होता है, 20 से 25% मार्जिन होता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 20,000 का वहां पे सेल रेट है, अगर उसमें 10% कम भी हो गया तो 18,000, और उसमें भी एक और 20% का बफर, सो दैट मींस यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेक इवन राउंड अबाउट 14 से 15,000 के बीच में आना चाहिए. तो अगर 14 से 15,000, मतलब जो आपका जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली व्हाई आई एम ट्राइंग टू, ये जो आंसर है या क्वेश्चन है उसका वापस इसका टेक्निकल हम आंसर ले लेंगे अभी क्या हो सकता है. बट ये जो एक्चुअली ये टेक्निकल ना होने दे, ये हमारे जो माइंडसेट है, जो हाथी का मतलब हाथी जैसा कि वो एक रोप से अटका हुआ है, हम भी इसी से अटके हुए हैं. तो इससे बाहर निकलने के लिए कि ये जो ऑलरेडी हमारा 14-15,000 का हमारा ब्रेक इवन है, 20,000 का जहाँ पे माल बिक रहा है, तो हमारा लॉस मतलब हमको जो भरने को आएगा, बट ऑब्वियस है आप ओनर हो, आपने लोन लिया हो, आपको ही भरना है, वो सोसाइटी को ही भरना है. क्योंकि कोई भी, दिस इज नॉट अ मुंबई बैंक है, तो दैट डज नॉट मीन कि दे हैव कम फॉर चैरिटी हियर. इट इज नॉट कि लाइक इट्स नॉट रेशनिंग कि सबको दे रहे हैं पैसा, ऐसा भी नहीं है. विल हैव टू चेक द होल फिजिबिलिटी पॉइंट, और चेक करना है, हर पॉइंट चेक करना है. वो मुंबई बैंक सेल्फ इम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट भी करेंगे, मुंबई बैंक भी करेंगे. तो मेरा क्वेश्चन ये है संजय शाह जी, कि आप मतलब कि अगर ये समझो कि रीडेवलपमेंट में करने के टाइम पे कि अभी समझो कि सेल हुआ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि सेल नहीं होगा. हाँ, हमारा पूरा प्रेजेंटेशन यही था. बहुत से लोगों ने फिर भी पूछा आप ये क्यों अब आज ले रहे हो. स्टिल अगेन वो क्वेश्चन आते हैं कि हम ये लेने के चाहते हैं कि रीजन ये है हमारा कि क्वेश्चन का लेने का भी मतलब ये लेने का मतलब बैकग्राउंड यही है कि ये होने वाला नहीं है. फिर भी लोग पूछते हैं कि क्या होगा. मतलब दैट इज द व्हाट इज द इतना करने के बाद, माइंडसेट करने के बाद में भी लोगों का ये क्वेरी है. अगर इफ इट इज एकेडमिक इंटरेस्ट से पूछना है तो अलग बात है, बट दिस इज द ओनली प्रॉब्लम फॉर नॉट गोइंग फॉर सेल्फ इम्प्लॉयमेंट, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. तो अगर समझो कि ये इनका नहीं होता है, तो एक तो नंबर 1 की लैंड मॉर्गेज है, सेल फ्लैट्स मॉर्गेज है, इंडिविजुअल फ्लैट्स तो मॉर्गेज नहीं है. तो ये सिचुएशन में क्या हो सकता है, मतलब व्हेन दे गो गिव द मॉर्गेज टू द बैंक, एंड हाउ द बैंक विल, बैंक कैसे रिकवर करेगी अपना पैसा, और जो शॉर्टफॉल होगा उसको कैसे रिकवर करेगी. बेसिकली यही क्वेश्चंस है आज लीगल में. दूसरा किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है. मतलब यही पूरा लाइन राउंड वही क्वेश्चंस है. मतलब 15-20 क्वेश्चन तो वही है सिर्फ.
हाँ, सो रेन जी, देर आर जब हम लोग ये सेल्फ रीडेवलपमेंट प्लान करते हैं, जो आप कंसल्टेंट्स हैं या एज अ डेवलपमेंट मैनेजर जब हम प्लानिंग करते हैं, तब उसमें एक तो ये बफर प्रॉफिट जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है वो रखा है। मान लीजिए अज्यूम करते हैं कि भाई ये कोविड-19 की वजह से देयर इज मार्केट में मंदी आ गई है, तो उससे और थोड़ा प्राइस डिप्रिशिएट हो जाता है, और ये सपोज ये बफर भी डिप्लीट हो जाता है कि भाई हम लोग पास इतना ही पैसा है जितना लोन रीपे कर सकते हैं। सो एट द वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है कि बैंक जो सेल फ्लैट्स आपके अवेलेबल हैं, जो आपने नहीं बेच पाए हैं, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दे विल टेक ओवर दैट फ्लैट्स एंड they will sell it in their own way, whichever manner they possible, and they will recover their loans. And existing flats या existing members के जो flats होते हैं, उनके ऊपर में इसके ऊपर कोई भी हानि नहीं आती है, ना उनको उस चीज के लिए डरने की जरूरत होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट मॉर्गेज विद द बैंक, so all title rights everything will remain with them. The only thing which is mortgage is the sale component which is available, a free sale component which is available in the project. तो बेसिकली व्हाट इज द थिंग इज कि ये पूरा सिक्योरिटी लेके किया हुआ काम है कि जो भी आपका वो पहले ही आपके चेकलिस्ट बन के हो जाता है, सो देन आफ्टर ओनली यू कम आफ्टर दिस। अच्छा, इनमें अभी आई विल आस्क देवांशी जोशी, शी इज एडवोकेट देवांशी जोशी, कि बेसिकली रेरा एप्लीकेबल होता है क्या इसमें? अगर सेल्फ लोन में जाते हैं तो व्हाट अबाउट दिस रेरा, कि रेरा के बारे में भी बताया गया है। अगर दो चीजें हैं, या तो सेल होता है तो रेरा का इश्यू नहीं आता है, रेरा आता है तो सेल का इश्यू नहीं होता है, तो दोनों में से इट कैन नॉट। अगर रेरा है, सेल होता है तो रेरा का प्रॉब्लम है कि आपका बिल्डिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बिल्डिंग तो बनने ही वाली है, बिकॉज वी हैव ऑल अप्रूवल्स आल्सो, और हमारे पास ऑल फंड भी रेडी है। तो अगर हमारा सेल होता है तो हम डिलीवरी तो कर ही रहे हैं, तो रेरा का दूसरा कोई, जैसे डेवलपर आज वो फेस कर रहे हैं कि उनके ऊपर केस हो रहे हैं, वो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज वन थिंग। तो अगर समझो कि रेरा इसमें एप्लीकेबल है, अगर सोसाइटी अगर खुद सोसाइटी बना रही है रीडेवलपमेंट, तो इसमें रेरा इज एप्लीकेबल और नॉट? Vishwajit, if you can take over this question, yes, please. Vishwajit, yeah. Sir, see, can you hear me now? Yes. हाँ, हिंदी में बोलिए तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। Right. So, in a self-redevelopment project, our project has to be registered in RERA only if there is a sale component involved. Right. The very first thing is, in a project, your project area has to be more than 500 square meters, or the number of sale components have to exceed 8. So if these conditions are fulfilled, then only your project is liable to be registered in RERA. Before registering the project in RERA, you cannot sell the flats. And whenever you register the project in RERA, in this case, in the case of a self-redevelopment, when the society will be the promoter will be liable for all the obligations which are imposed upon them by the RERA Act. So that is the provision under RERA, and a society is liable for all the acts that is to be done under the Act. So that will be happening. Okay. Yes. So रेरा को तो करना ही है, एंड रेरा जो लगेगा ही, बिकॉज वी हैव टू सेल द फ्लैट। हमको सेल करना है फ्लैट को, तो रेरा लगेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू जयेश गोगरी, सीए जयेश गोगरी। दिस इज ये बेसिकली कि जो प्रॉफिट होता है जनरली क्या होता है कि कॉर्पस फंड है वो नॉन टैक्सेबल है। अगर कोई डेवलपर बिल्डिंग बनाता है तो ये नॉन टैक्सेबल है। तो इसमें जो प्रॉफिट बचता है, when there is a surplus, what we call as surplus into this self development, तो surplus जो बचता है, क्या वो टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं करने के लिए इसके कोई वेज हैं? क्योंकि इसमें हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट है हर मेंबर्स का, तो इसमें हमको सोसाइटी है हम लोग, तो हमको टैक्स नहीं लगेगा कि लगेगा, क्या होगा करके एग्जैक्टली? अनम्यूट। Okay, Nupur, can you unmute him? Yes, I'm on it. Yes, sorry. Yes, you can unmute. Now you can unmute. Thank you. Hi. So just to come back on the point of like corpus or extra funds which are remaining, whether there will be any taxability. हिंदी जयेश हिंदी। Sorry. क्या उसके ऊपर जयेश हिंदी में सॉरी। हाँ जी, टैक्स लगेगा क्या उसके ऊपर, ये सवाल है नैन भाई का।
तो ये काफी मतलब टाइम से सवाल इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में ही ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये इस चीजों के ऊपर, जैसे ये मेंटेनेंस होता है या वगैरह जो भी सरप्लस बच रहा है उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा। तो एक काफी चेकर्ड लंबी हिस्ट्री है, एंड आई कैन से कि नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स लाइक इट मे बी द केस ऑफ डलहौजी क्लब या सैटरडे क्लब या रांची क्लब. So there are like number of high courts which have like time and again which they have held that it is not something which is like income accruing to the society, because society और society के members कोई अलग entity नहीं है कि एक जन से दूसरा profit कर पाए. Ultimately it's the same I would say pool. Okay, जैसे हम 10 लोगों ने मिलके इकट्ठा गए और कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाया, हम लोग ने contribute किया और कुछ surplus बच गया, so it's not income to us. Okay, it's just a surplus. So from that same perspective, now the Supreme Court also has recently, maybe a few months ago, they have upheld this principle that this kind of surplus cannot be taxed, and some similar principles maybe can be thought of even for the other tax law. So I am talking about income tax law as of now, that cannot be taxed. That's the rulings so far. Okay, yes, thank you very much. Nupur Gaitonde, she is also CA. Yes, sir. वो भी CA है, तो उनके लिए सवाल है, अंडर सेल्फ रिलायंस प्रोजेक्ट सदानंद पाटकर जी ने पूछा है ये, अंडर सेल्फ रिलायंस वेदर इंडिविजुअल फ्लैट हैज टू बी मॉर्गेज, एक नंबर 1 है, एंड इफ द प्रोजेक्ट्स गेट डिलेड, अगर डिलेड तो होता नहीं है जनरली, बिकॉज आपका टाइम शेड्यूल से आपके पास अप्रूवल्स है, फंड है, तो डिले होने के चांसेस नहीं है. अदरवाइज ये इफ देयर इज सम कोविड-19 जैसा हो गया तो देयर इज इंश्योरेंस आल्सो कवर्ड इनटू दैट, तो इंश्योरेंस भी आपका कवर हो जाता है. तो सदानंद पाटकर जी, दिस इज फॉर यू. इफ द प्रोजेक्ट इज डिलेड बियॉन्ड शेड्यूल, वेदर बैंक शैल पे रेंट और नॉट. तो व्हाट डज हम पीएमसी क्या करते हैं बेसिकली टू कवर ऑल दिस? इनका जो क्वेश्चन का जो आंसर है, हाउ डू वी कवर दैट? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ कि wanted to know, can you repeat? Sorry, just Yes. totally got out of my mind. ओके, यहाँ पे कि अंडर सेल्फ रिलायंस वेदर इंडिविजुअल फ्लैट हैज टू बी मॉर्गेज, पहले तो इंडिविजुअल फ्लैट मॉर्गेज करना है कि नहीं करना है. ओके, गॉट इट, यस. तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिविजुअल आपका खुद का फ्लैट मॉर्गेज होगा क्या, तो नहीं, आपका इंडिविजुअल फ्लैट मॉर्गेज नहीं होगा. आपका जो बिल्डिंग होता है वो लैंड कंपोनेंट से अलग सेपरेट एंड योर बिल्डिंग इज सेपरेट होगा. एंड यू फील कि अगर आपका प्रोजेक्ट तो क्या आपको रेंट मिल कंसल्टेंट, हम जब प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि आपका जो टोटल कंस्ट्रक्शन करने का जितना भी पीरियड होगा, अगर वो फॉर एग्जांपल 36 मंथ्स आता है, तो उसमें हम एक 6 या 8 महीने का बफर जोड़ के वही पीरियड का हम लोग रेंट कॉस्ट पकड़ते हैं. तो ऑलरेडी हम एक बफर पकड़ रहे हैं अराउंड 6 मंथ्स का, तो दैट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का हिस्सा होगा. तो इवन इफ देयर इज अ सर्टेन डिले, ऑल्सो कीपिंग असाइड फोर्स मेजर, जैसे हम लोग आज लॉकडाउन में है, इसे बोलते हैं फोर्स मेजर, तो इसको अगर हम साइड में रखें तो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी अगर आपका डिले होता है तो 6 महीना हम लोग कवर करके ही चलते हैं. तो यू विल गेट द रेंट बिकॉज इट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड. ओके, यस सर, आई एम डन, थैंक यू. यस, थैंक यू. अभी संजय शाह जी के लिए क्वेश्चन है अभी. सो दिस इज द एक्सपीरियंस बाय यू आल्सो, तो आपको एक्सपीरियंस भी है. अनिरुद्ध सालिया जी ने पूछा है, फर्दर इफ अ सोसाइटी स्टार्ट सेलिंग एट 20,000, कि अगर 20,000 में अगर सोसाइटी माल बेचना चालू करती है एंड डाउन द लाइन वो भाव नीचे गिर जाता है और 18,000 में उनको शायद बेचना पड़े इन नियर फ्यूचर, तो वो 20,000 में और 18,000 में बेचा है अलग अलग लोगों को, किसी को 19.5 में बेचा है, किसी को 19 में बेचा है, किसी को 21 में बेचा है. वो लोग तो बाद में मेंबर तो होने वाले हैं एक आपस में, और फिर आपस में एक दूसरे से बात भी करेंगे, तो कि मैंने इतने में खरीदा या उतने में खरीदा, ये जो है, तो उसको फिर कैसे चैलेंज, तभी क्या हो सकते हैं सोसाइटी आपस में आने के लिए सब लोग मेंबर्स में, तो भाई इन्होंने हमको महंगे में बेचा, इन्होंने सस्ते में बेचा करके, तो इसमें क्या हो सकता है, मतलब व्हाट इज द साइकोलॉजी, इसमें कैसे हो सकता है, हाउ इट इज बीन सॉल्व्ड? अनम्यूट करिए सर आपको प्लीज. इसमें जनरली जैसे कोई भी सेल प्रोजेक्ट होता है, वेदर इट इज अ डेवलपर अगर बेचता है, तो उस पर भी ये सिनेरियो आ सकता है. क्या हमारा एक माइंडसेट है कि रियल एस्टेट कभी उसमें प्राइसिंग में प्राइस नीचे नहीं आ सकती है, जो आज कोविड-19 के बाद में लोग सोच रहे हैं, हाँ नहीं आ सकता है, दिस इज अ रियलिटी.
वरना अदरवाइज हमारा एक थॉट प्रोसेस है कि रियल एस्टेट हमेशा ऊपर ही जाता है। सो अगर आज हमने 20 में बेचा है तो कल 21 में बेचेंगे, परसों 22 में बेचेंगे, उसके बाद 25 में बेचेंगे। बट नाउ देयर इज अ सिनेरियो कि मैंने आज से जो 1 साल पहले प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने अगर 20,000 से माल बेचा है तो टुडे देयर माइट बी अ सिनेरियो वेयर आई विल हैव टू कंपल्सरीली मुझे 18,000 में बेचना पड़ेगा। सो दिस इज अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में अगर चीजें बेची हुई है, सो देयर इज ऑल मतलब वो जनरली तो ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, अगर आता है तो इट इज ऑलवेज अ टाइम फैक्टर कि आपने कब क्या टाइम पे खरीदा है, उस हिसाब से वो बिका हुआ है। देन देयर इज सेल्फ डेवलपमेंट में हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि भाई आप एक सेल्स एजेंसी को रखा करिए, सो दैट जो सेल्स एजेंसी ने काम किया है वो सेल्स एजेंसी को मालूम है, नॉट एन इंडिविजुअल मेंबर ने जाकर के किसी को फ्लैट बेचा हुआ नहीं है। सो जनरली ये सब आएगा नहीं टॉपिक में, वरना तो ये हमारे डेवलपर वाली चीजों में भी आ सकता था। Yes, yes, okay. Yes, thank you very much संजय जी। मेरा क्वेश्चन है जयेश गोगरी से। जयेश गोगरी जी, इनमें बहुत से अभी क्वेश्चंस अभी ये हैं, एक थोड़ा जीएसटी के बारे में, मतलब देयर अगेन क्लियरिटी चाहिए कि जीएसटी में एक तो नंबर 1 जो डेवलपर जब डेवलप करते हैं बिल्डिंग, तो उसमें जीएसटी फॉर मेंबर्स एरिया भी भरना पड़ता है, तो इसमें भरना पड़ रहा है कि नहीं भर रहा है, ये वापस एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एंड एक नंबर 1 की दूसरा कंस्ट्रक्शन में जो जीएसटी होता है एंड वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जो प्रोफेशनल फीस को जीएसटी देना पड़ेगा तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ओके, तो पहले बात करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की। जब तक आप जो एरिया आउटसाइडर्स को बेच रहे हैं वहां पर आपकी जीएसटी लायबिलिटी बन रही है, तो ऑब्वियसली जो आपके पास इनपुट है दैट शुड बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। अभी इसमें कुछ थोड़े से नोटिफिकेशंस अप्रैल 2019 में आए हैं जिन्होंने पूरा थोड़ा सिनेरियो डिस्टर्ब कर दिया है। दे हैव क्रिएटेड एन इंप्रेशन, मतलब ऐसा उन नोटिफिकेशन को पढ़ के लगता है, ऐसा एक इंप्रेशन आता है जो सही नहीं है, कि बस 5% भरो और कोई आपको इनपुट टैक्स सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है। ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है कि उसके अलावा और कोई आपके पास चारा ही नहीं है, आपको सीधा 5% भरना है और कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, which appears to be a very wrong impression. उसमें काफी कुछ इश्यूज हैं वो नोटिफिकेशंस में, एंड आई एम श्योर वो काफी चैलेंज होंगे और उसमें काफी बदलाव भी आएगा। रिसेंटली एक एडवांस रूलिंग भी एक आया है जिसमें उन्होंने ये नक्की किया कि हाँ इसमें कट ऑफ मिल सकता है। मान लीजिए कि भाई अगर जो कोई 5% में जा रहा है विलिंगली, तो फिर उसको सेट ऑफ मिलने का कोई सवाल नहीं है, तो सीधा आप 5% लगाइए, आप अपना जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपका कॉस्ट बन गया, और उस हिसाब से आप अपना कॉस्ट आप ऊपर जाएंगे, आपका प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे अभी संजय जी बता रहे थे कि टाइम फैक्टर ऐसा है। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, नो यस यस प्लीज। हाँ, संजय जी अभी बता रहे थे कि भाई अभी एक टाइम फैक्टर ऐसा आया है कि आप एक पर्टिकुलर रेट के नीचे भी आपको बेचना पड़ सकता है, तो अभी ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या मैं ये सेट ऑफ जाने दूं और 5% में जाऊं, या फिर मैं सेट ऑफ ले लूं और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर मैं 18% लगाऊं, लैंड तो वैसे ही के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। सेकंड बात आती है जब मेंबर्स को खुद को जब ये वापस बेचा जाता है, अगेन मैं बोलूंगा कि भाई ये बहुत पुराना 1970 का जजमेंट है यूएमएन क्लब, विच वाज आल्सो अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, कि उसमें कैसा है मेंबर और सोसाइटी क्या अलग आदमी है, तो उधर बताया था कि नहीं, इन दोनों के बीच में कोई सेल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल के लिए 2 आदमी चाहिए, एक बेचने वाला एक लेने वाला। तो यहाँ पर फिर से आपका ही सोसाइटी है, आपके ही मेंबर है, वो अगर जो ले रहे हैं देयर इज नो सप्लाई। ओके, so that can be like of course there are like certain angles to be examined, कैसे आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कैसे आप बता रहे हैं, but a stand may be taken that GST should not be applicable to members. Okay, yes, thank you very much. Now मेरा next question विश्वजीत मुखर्जी से है. He is advocate विश्वजीत मुखर्जी and joint secretary of Bar Association also. तो एक सवाल है, एक 2-3 लोगों का, केविन चितलिया, प्रकाश गुरव जी का, हाउ मच टाइम, अगर ये जो कंसेंट है, अगर 100% कंसेंट नहीं होता है तो माइनॉरिटी कैन नॉट होल्ड मेजॉरिटी फॉर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट, तो इसमें ऐसे बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सोसाइटी के पास कोई रीजन की वजह से वो कंसेंट नहीं मिल रहा हो, कोई वो टाइटल में इशू हो या कुछ भी हो, तो ये सब चीजें जो करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो वो हाउ मच टाइम विल इट टेक ऑल दिस थिंग? ये अगर मेजॉरिटी का अगर 100% कंसेंट का वो कंसेंट है आइदर बाय वॉलंटरीली और बाय कोर्ट कंसेंट, तो ये इसको कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली कोर्ट में ये लग सकता है ये करने के लिए? एंड इसमें क्योंकि बहुत सा खर्चा जो चालू हो जाएगा, मतलब इवन द एक्सपेंसेस फॉर दैट,
क्योंकि अभी जनरली बैंक तो उसमें तब तक आपको पैसा डिसबर्स नहीं करेगी, so there will be not majority of the money which will be invested in that up to वो प्रोजेक्ट में करने के लिए। तो ये आईओडी के बाद में होता है, तो 1FSI आईओडी सोसाइटी लेके आएगी तो उसका खर्चा कर लेती है। तो कितना टाइम लगेगा, तो उसका इंटरेस्ट अगर एक्रू करना है, उसका अगर उसका चार्ज करना है, तो लोगों को मालूम पड़े कि इतना टाइम लगेगा, तो इतना इंटरेस्ट हम लोग चार्ज कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट में इतना फिजिबल हो जाएगा, फिर प्रोजेक्ट अनवाइबल ना हो जाए। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो इस पे आप कुछ बता सकते हैं? सर एटलीस्ट आपको 6 months पकड़ के चलना पड़ेगा। आपका केस जब फाइल होता है, ज्यादातर ये मैटर्स अपना हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, सो अगर ये मैटर हाई कोर्ट में जाएगा, राउंड अबाउट अगर 6 months अगर एटलीस्ट 6 months आपको लगेगा। नाउ इन केस देयर इज एन आर्बिट्रेशन, तो वो आपको 3-3.5 महीने में आपका वो खत्म हो जाएगा। आपको अपना इंटरिम ऑर्डर आपको मिल जाएगा, जिसकी बेसिस पे आप रीडेवलपमेंट कर सकते हो। बट अगर हाई कोर्ट जाएगा तो वो डिपेंड करता है, because people can go in appeal also, so it takes at least 6 months. 6 months लगेगा आपको ये सब खत्म करने के लिए, to come clean out of it. yes, so overall around 6 months ही लगेगा, but subject to कि जो 79 गाइडलाइंस है वो पूरी की हुई है एंड ट्रांसपेरेंट वे से की हुई है, then it will take around 6 months basically. So this is what generally हम एक टाइम पकड़ सकते हैं कि 6 महीना नहीं कि 9 महीना, कि आप पेपर डॉक्यूमेंट पुट अप करो, ये करो, तो हम 9 महीना भी पकड़ सकते हैं इसको। तो दैट इज द आंसर व्हिच यू कैन गेट कि 9 महीने में हमारा ये हो ही जाएगा करके, ठीक है, आपका ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में वर्स्ट सिनेरियो में ये हो जाएगा, बट तब तक तो मेंबर तो सब अंदर ही होंगे, मतलब घर पे ही होंगे, उनको तो अभी तक वो छोड़ के जाना ही नहीं है। वो होने के बाद में ही आपका टीडीआर वगैरह जो मेजर कॉस्ट है वो बाद में हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच विश्वजीत जी। सो नाउ एज पर वापस एक और एक क्वेश्चन है कि एक लीगल टैंगल से ही है वापस, कि एक तो कि ये जो जितने भी जो मुंबई बैंक है वो जो मेंबर्स के फ्लैट है वो तो लियन नहीं करते हैं, बेसिकली सिर्फ सेल फ्लैट है एंड जो लैंड है वही होता है। तो इनके सिनेरियो की अगर समझो कि इन एज एन एकेडमिक इंटरेस्ट, कि एक तो इसकी वजह से अगर कल उठ के समझो कि उनका कोई भी वजह से विच होगा नहीं, माइंडसेट वैसा है, बट एकेडमिक के हिसाब से कि अगर कुछ भी सब चीजें हमको देख के चलना है, तो व्हाट कि इसमें अगर ये होता है अगर, तो एक तो भी इसमें जो सोसाइटी का क्या सिचुएशन होगा, क्योंकि लैंड मॉर्गेज है मुंबई बैंक के पास में, एंड जो सेल फ्लैट्स है वो सेल फ्लैट्स मुंबई बैंक उसको अटैच कर लेगी एंड दे विल ऑक्शन दैट फ्लैट्स, ओके, तो उसमें से वो रिकवर करेंगे। तो जो डेफिसिट आएगा वो डेफिसिट उनको भरना होगा, जो मेंबर्स को भरना है। बट जो मेंबर्स के फ्लैट्स हैं वो उसका क्या उनका सिचुएशन होगा, वो टाइम पे उनके मेंबर का फ्लैट तो मॉर्गेज नहीं है, मुंबई बैंक वो मॉर्गेज भी नहीं कर रही है, तो उनकी क्या सिचुएशन होगी, तो ये कुछ आप इसके ऊपर थोड़ा एक लाइट कर सकते हैं तो सर ऐसा है कि अगर आपका सिक्योर्ड एसेट्स जैसे कि आपका सेल कंपोनेंट वाले फ्लैट्स हो गए या आपका लैंड जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर वो ऑक्शन करने के बावजूद बैंक अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाता है, देन बैंक के पास ऑप्शन बचता है, दे कैन गो टू कोर्ट। ठीक है, कोर्ट से उसको डिक्री लेना पड़ेगा एंड देन इट कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। ठीक है, अब सोसाइटी के पास कितने फंड्स है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सोसाइटी के पास अगर फंड्स नहीं होगा देन वो इंडिविजुअल मेंबर पे आएगा। जैसे कि आपके पैनलिस्ट ने बोला, सोसाइटी एंड सोसाइटी मेंबर्स आर नॉट डिफरेंट, दे आर द सेम एंटिटी ऑल टुगेदर। तो कल अगर बैंक अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा इवन आफ्टर द सेल ऑफ द सेल कंपोनेंट एज वेल एज द लैंड, देन वो सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में फॉर रिकवरी ऑफ जितना भी उसका पैसा बचा है, एंड देन उसके एग्जीक्यूशन में सोसाइटी के मेंबर्स के ऊपर लायबिलिटी आ सकता है। बट आई थिंक दैट उसका चांसेस 1% से भी कम है कि लायबिलिटी डायरेक्टली सोसाइटी मेंबर्स के फ्लैट पे आएगा, बिकॉज सेल कंपोनेंट का फ्लैट सेल करने के बाद आपका लैंड जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो ऑक्शन करने के बाद भी अगर आपका पैसा रिकवर नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक सो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बराबर से बनाया होगा। जिस बैंक ने लोन दिया है उसने बराबर से फिजिबिलिटी उसको चेक किया होगा, बिकॉज विदाउट चेकिंग फिजिबिलिटी वो आपको लोन देगा नहीं। अगर उसको इतना लंबा प्रोसीजर करना पड़े कि उसको लास्ट में कोर्ट जाके रिकवर करके एग्जीक्यूशन करना पड़े, विच विल टेक मोर देन 10 years, तो आई डोंट थिंक सो वो फर्स्ट स्टेप ही लेगा आपको लोन देने का। सो दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट, दैट इज नॉट हैपनिंग। So it is better to assume that thing is not happening, because bank will make sure कि वो अपना सब कुछ सिक्योर करेगा तभी आपको वो लोन देगा। यस, मतलब मास्क पहन के बगैर हैंड ग्लोव्स के बाहर जाएंगे तो देयर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग, कि अगर आप उसको कोरोना वायरस आप उसको कर ही रहे हो, इनवाइट कर रहे हो,
सो यहाँ पे तो वो करने नहीं देंगे, यहाँ तो हम पुलिस भी खड़े हैं नीचे एंड डॉक्टर भी हैं आगे जाके, तो गवर्नमेंट ने भी एक उसको बना के रखा है। तो योर इस हाँ ये संजय जी आपको कुछ कहना है? जस्ट टू ऐड टू इट, इसके लिए ही हम लोग ने जो प्रॉफिट मार्जिन की जो बात की हुई है स्टार्टिंग में, कि हम एज अ सोसाइटी मेंबर्स को जो हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि भाई आप अपना एडिशनल एरिया के बारे में ज़्यादा ना सोच करके साथ साथ में ये भी सोचिए कि लास्ट में हमको बैंक जो लोन ले रहे हैं वो रीपे भी करना है, तो उसके लिए एडिशनल तो बफर रखिए। और ये बफर अल्टीमेटली अगर एवरीथिंग गोज गुड तो ये पैसा भी अल्टीमेटली आपके पास ही आने वाला है। सो इट इज नॉट लाइक कि कोई और लेके जा रहा है कि हम लोग, अच्छा जैसे डेवलपर के केस में कैसा होता है कि भाई हमने आज जितना लेना है एरिया ले लिया, कल तो फिर वो डेवलपर 4 गुना भी कमाएगा तो हमको कुछ देने वाला नहीं है। ये सारा आपका ही पैसा है, आप ही के पास आने वाला है। सो रादर देन बीइंग वेरी वो कंजूस नहीं बन करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ चल के करेंगे तो डेवलपमेंट में, रीडेवलपमेंट में, टाइमली कंप्लीशन में और लोन रिपेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन जयेश गोगरी के लिए भी है एंड सीए संजय शाह के लिए भी है, बिकॉज एक तो इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो ब्रिज गैप फंडिंग है तो उसके बारे में है एंड संजय जी की आपका भी डीएम मॉडल है, तो डेवलपमेंट मैनेजमेंट मॉडल है, तो विच विल बी कवरिंग ऑल दिस। ये जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सबका आंसर ये लास्ट इसमें कल वाले में जो परसों वाले में भी है, इसमें जो सेल्स एंड मार्केटिंग उसमें भी आपके कवर हो जाएंगे एंड उसमें भी जो कवर नहीं होंगे ना तो लास्ट वाला जो हमारा डेवलपमेंट मैनेजमेंट मॉडल उसमें आपके सब सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ये जितने भी आज क्वेश्चन आ रहे हैं ना दिस विल ऑल बी आंसर्ड इनटू दैट। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन है कि इनका कि एक तो आप ये फंड अरेंज करा के देंगे मतलब एज अ टफकॉन्स स्वनिर्माण दिस ग्रुप, ये हम लोग की इट इज योर स्पेशलिटी जयेश गोगरी एंड संजय शाह कि आप ये मतलब हमारा कि आईओडी तक का जो भी खर्चा है अगर सोसाइटी नहीं कर पा रही है, जैसे माड़ा सोसाइटी है ऑलरेडी, हमारा तो एक सोसाइटी में ऑलरेडी सब लोगों ने टेस्टिमोनियल्स देख ही लिया है एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट, तो क्या हम लोग ये करा सकते हैं? तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी लेंगे बेसिकली कि एक तो बैंक के पास भी मॉर्गेज हो जाएगी उनकी लैंड एंड देन अगेन भी फिर भी वो क्या ऐसे जो इन्वेस्टर आएंगे वो क्या सिक्योरिटी लेंगे? तो व्हाट इज दैट की तो कैन यू पुट दैट लाइट्स की एक तो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फॉर इनिशियल फंडिंग है, सीड फंडिंग है एंड सेकंड की ये क्या सिक्योरिटी पे होगा? तो आई वांट आंसर बोथ साइमल्टेनियसली, एक बार जयेश गोगरी की पहले दे दीजिए फिर संजय शाह दे देंगे। यस आंसर, यस unmute Jayesh Gogri is unmute please. Thank you. The important aspect of this is like say जो seed fund वाले जो भी हैं they'll be like either private individuals या certain organizations also. They are like very much cautious about this because जो real estate sector itself is little on a blacklist sort of thing. बट जो उनको बहुत सारे जैसे कुछ लाइक वी आर वर्किंग विद टफकॉन्स कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए या लाइक वेयर देयर आर लाइक सम इंडिविजुअल्स हु आर लाइक वेरी मच कैश रिच एंड दे आर वेरी मच विलिंग टू गो फॉरवर्ड, सो उन लोगों के साथ जो एक कंफर्ट एक बना हुआ है, बट एट द सेम टाइम दे वुड लाइक टू नो द प्रॉपर लोकेशन एंड द प्रॉपर फिजिबिलिटी even though they have to invest just say for example 5% or maybe maximum 10% of the total project cost. But even for that 10% also they will be like very very cautious. So उनका एक जो पर्टिकुलर एंगल होता है कि भाई एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी कितना है, दैट इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी फॉर देम कि अगर जो ये प्रोजेक्ट फ्लो होने वाला है, प्रॉपरली प्राइस्ड है, सोसाइटी मेंबर्स ज्यादा ग्रीडी नहीं है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट जल्दी से सेल हो सकता है और उनकी लिक्विडिटी वापस आ जाएगी विथ इंटरेस्ट। तो एक पहले सेलिब्रिटी का उनका एक सबसे बड़ा एंगल होता है विच इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी फॉर देम। The second collateral which we are like discussing, which is the actual collateral, could be certain flats themselves. Like say certain आपका जैसे पूरा land 5-10% के लिए आप obviously you cannot mortgage with them, but yeah certain amount of area you can give it to them, which could be like as a mortgage या something, and if they find it interesting कि भाई वो रेट में अगर जो acquire कर सकते हैं तो they may like even take up those flats as a sell also. तो आपको कभी मतलब उनको रीपे करने का भी जरूरत ना पड़े, तो दोनों तरीके से ये हो सकता है। बट एज आई एम सेइंग कि भाई एक सेलिब्रिटी का एंगल है या सोसाइटी का कैसा अप्रोच है, वेदर लाइक दे आर लूज मतलब थोड़ा सा रिलैक्स है, लीजर है, मैं बोलता हूँ लिबरल अप्रोच है कि नहीं है, और लोकेशन कैसा है जहां पर ये सेल हो सकता है कि नहीं,
That is more important. And second would be the flats. Should I say? Yes, yes, हाँ संजय जी आप बोलिए. Yes. हाँ, मतलब जयेश भाई ने सारे पॉइंट्स वैसे कवर कर लिए हैं, बट द मेजर जो पार्ट होता है इन्वेस्टर का या फाइनेंसर का, वो ये होता है कि भाई आप जो प्रोजेक्शन हमको दिखा रहे हो वो सही है या गलत है, या हमको मिसगाइड तो नहीं कर रहे हो. सो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो प्राइसिंग फैक्टर आ जाता है, फिजिबिलिटी आ जाती है, एंड द सिक्योरिटी पार्ट इज द मेजरली और मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज द सेल फ्लैट विच इज आइदर मॉर्गेज, और अगर उनको प्राइस अट्रैक्टिव लगा तो दे कैन इवन बाय इट. Okay. Yes. Okay. And because we have worked with the ToughCons, so हमारे इन्वेस्टर्स को भी आज की डेट में कॉन्फिडेंस है कि भाई यहाँ से जो भी चीजें आती है वो एकदम नाप तोल के ही आती है. Yes. वही कि that is the main thing कि your basically जो कहने का मतलब ये है कि self redevelopment is foolproof, means it is foolproof, means it is FULLPROFF. But if you have a proper consultant, then otherwise it will you have to make it foolproof also. So society has to take care to make it foolproof. FOOLPROOF. So this is what the whole thing is about the self development. कि self development है foolproof है वैसे, but ये आपका जो checklist है, आगे के checklist है, इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे. सो दिस इज ऑल टेक्निकल पार्ट, दिस इज बीइंग टेकन बाय केयर ऑफ. हम हमारी तरफ से टेक केयर किया जाता है कि इसमें क्वेश्चन जो इसमें होते हैं वगैरह, तो वी टेक केयर ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स एंड एवरीथिंग. किसी ने पूछा है कि वी डू बिग, अगर ब्रिज गैप फंडिंग है तो ओनली ब्रिज गैप फंडिंग हम नहीं करते हैं, वी टेक द होल प्रोजेक्ट. हमारे हिसाब से अगर होगा तो पूरा टोटल हम ब्रिज गैप फंडिंग करेंगे उसके लिए. ये जो अगर 1 FSI तक का आपका जितना भी खर्चा है वो अगर हम इन्वेस्टर के थ्रू या डेवलपमेंट मैनेजमेंट के मॉडल के थ्रू whatever is that we can do, but that whole work should be all means checklisted by us only. That's why all our investors or our development managers, they trust us कि they trust our whatever workable style and whatever is that. तो आपको ये अगर हमारे थ्रू करना है तो you'll have to appoint us as a whole self-development consultant for all your services. जितने भी ये हमने आज तक जितने भी सेमिनार में लिया है, जितना भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट से बनाने के साथ से, या मुंबई बैंक में नोडल एजेंसी से लेके, या कोऑपरेटिव सोसाइटी मैटर, या लीगल मैटर, या जितने भी मैटर्स हैं, ये सब मैटर्स मतलब आज इवन आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, PMC ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज गैप फंडिंग, ये ऑल मैटर्स अंडर वन रूफ हम लोग लेते हैं, एंड वी टेक दैट प्रोजेक्ट्स इन दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ओनली. सो आवर इन्वेस्टर आल्सो कम इनटू दैट स्टेज. तो आपके लिए अगर कोई भी अगर सोसाइटी को ब्रिज गैप फंडिंग का इशू है तो दे विल हैव टू सिलेक्ट अस एंड वी कैन गेट अरेंज दैट सेल्फ आपका ब्रिज गैप फंडिंग भी आपका हम ले सकते हैं. सो दिस इज द व्हाट इज आई हैव टू से. तो वापस वही क्वेश्चंस, तो लोन हम लोग नहीं भर पाए तो दैट वी हैव आंसर्ड ऑलरेडी. सो दिस इज द सेम अगेन क्वेश्चंस कमिंग ऑन. तो एक सर आप संजय जी आप एक बार ये थोड़ा एक पागड़ी के लोग बहुत से हैं इसमें. सो दे आर परस्यूइंग अस कि उनका टेनेंटेड है प्रॉपर्टी, 6 मेंबर हैं कोई किसी में, तो उसमें उनको सोसाइटी बना सकते हैं एंड मुंबई बैंक से लोन ले सकते हैं, या दूसरा कोई और मेथड है कि जिनको सेल्फ डेवलपमेंट वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ. तो कैन यू पुट सम लाइट्स ऑन इट संजय जी? या पगड़ी की बिल्डिंग भी रीडेवलप हो सकती है. द प्राइमा फेसी जो रिक्वायरमेंट होती है कि एक सोसाइटी होनी चाहिए. इफ अगर टेनेंट सोसाइटी अगर आपकी है तो वेरी गुड, नहीं है तो हम वो सोसाइटी बना सकते हैं. बट इसके साथ साथ में एक और मेजर कंपोनेंट है जो फैक्टर मैटर करता है, वो ये है कि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपके साथ में होना चाहिए. अगर लैंडलॉर्ड आपके साथ नहीं है तो इवन आफ्टर आपकी सोसाइटी होने के बावजूद भी वो रीडेवलप नहीं हो पाएगी. सो लैंडलॉर्ड कंसेंट एंड सोसाइटी, दिस 2 थिंग्स आर नीडेड फॉर दिस. अगर सोसाइटी नहीं है तो हम सोसाइटी बना करके उसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम एडिशनल लग जाएगा. तो जैसे हमारे बाकी अप्रूवल का प्रोसेस, बाकी सब चीजें चलती है साइमल्टेनियसली, ये भी हम करा करके 3 से 4 महीने में सोसाइटी बनवा करके इसका प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते थे. बट मेजर थिंग इज दैट लैंडलॉर्ड शुड बी विलिंग टू गिव हिज कंसेंट, क्योंकि अल्टीमेटली लैंड हमको मॉर्गेज करनी होती है बैंक के पास. तो फॉर दैट द लैंडलॉर्ड शुड बी रेडी. यस, ओके, यस. और एक जनरल एक क्वेश्चन है कि कंडोनियम, अगर बहुत सी जगह पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं है रजिस्टर्ड, तो नुपुर यू कैन आंसर दैट कि कंडोनियम है, व्हेन इट इज अपार्टमेंट्स ऑफ कंडोनियम्स है, तो कैन मुंबई बैंक गिव लोन टू दैट कंडोनियम्स जो अपार्टमेंट्स एसोसिएशन है उनका
कंडोनियम का, तो कैन मुंबई बैंक गिव लोन टू देम आल्सो सेल्फ डेवलपमेंट में? कैन यू आंसर और शैल आई आंसर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ Nupur? I think she is not connected. You can continue. She is not connected. Hello? Yes, Nupur is connected. Yeah. I couldn't hear my name. Achha, Yeah, okay. so this is regarding an association of societies में जाना है सेल्फ डेवलपमेंट. हेलो. Line by, you can continue. This is association. Yeah. So Mumbai Bank can think of that giving the loan to this association. It is like a cooperative housing society only, basically. So it is a condominium. So it can be. So this is answered. There is one Angad Ray. He has asked some questions. 2 questions. I have to how to separate the profits between old and new members. So basically, Jayesh Gogri, you can answer that. How to separate the profits between old and new members legally, as most of the profits are at the end of the project. तो प्रोजेक्ट आने के बाद में वो तो मेंबर हो जाएंगे, तो उसके बाद में प्रॉफिट्स कैसे शेयर किया जाएगा? तो आइदर इवन विश्वजीत आल्सो और देवांशी, यू कैन आल्सो लाइक टू आंसर दैट कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन इसमें कैसे बन सकते हैं, so how that sale agreement can be made accordingly. So Jayesh Gogri and Devanshi, you can both because Devanshi is better in drafting the documents. So ladies I first. would like to answer. Jayesh first, you can answer. Ladies first. Ladies okay, first. Devanshi. Yes, okay. Drafting. So can you repeat the question? I couldn't hear. Yes, okay, fine, no issues. See, अगर किसी को अगर जिसने ये अपना न्यू मेंबर, अगर ओल्ड मेंबर है न्यू मेंबर दोनों साथ में होते हैं, एंड सेल जनरली ओसी होने के बाद में आता है, तो जितने भी समझो कि नए मेंबर, समझो कि 10 फ्लैट बेचने को थे, 5 फ्लैट बिके हैं और 5 फ्लैट बेचने बाकी हैं, तो 5 फ्लैट का जो प्रॉफिट आने वाला है, जो भी खर्चा होके प्रॉफिट तो बाद में आएगा, लास्ट में आएगा सबसे, तो वो प्रॉफिट नए और ओल्ड मेंबर में हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके इसको डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट कि ये सिर्फ ओल्ड मेंबर के पास ही आए, नए मेंबर में इसका प्रॉफिट ना जाए? हम बना सकते हैं, पहले ओल्ड मेंबर्स को दे सकते हैं और फिर बाद में न्यू मेंबर्स को ट्रांसफर हो जाएगा वैसे. यस, राइट. थैंक यू देवांशी. सो डॉक्यूमेंटेशन ऐसे बन सकते हैं इसमें, इस प्रकार से. एंड अच्छा, अभी और एक क्वेश्चन है कि इधर विश्वजीत, यू कैन आल्सो आंसर. हाउ विल एन इन्वेस्टर मार्क अ लियन ऑन अ यूनिट और 2? मतलब एक मुंबई बैंक का भी लियन है, एंड वो जो बाहर से जो अगर कोई बायर है वो खरीदता है, तो वो अगर उससे दूसरा भी वो किधर से होम लोन लेता है, तो दोनों जगह पे कैसे वो सेल फ्लैट, एक तो लियन है मुंबई बैंक के पास में, तो ये कैसे होता है? नहीं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. अंडरस्टैंड मतलब कि अगर एक बार तो मुंबई बैंक का लोन है ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे, करेक्ट, सेल फ्लैट भी लियन है ऑलरेडी एक, फिर अभी समझो कि मैं बायर हूं, मैं बायर होके वहां पे जाता हूं एंड मुझे ये फ्लैट खरीदना है, समझो 1 करोड़ का फ्लैट है, मैंने 10 लाख या 20 लाख डाउन पेमेंट दिया, 80 लाख का मुझे लोन लेना है, तो मैं तो हाउसिंग कंपनी से लोन लूंगा, तो वो लोग भी उसमें लियन मांगेंगे वो फ्लैट पे, तो मैं 2 जगह पे कैसे वो फ्लैट कैसे 2 जगह पे लियन? नो, एक ही फ्लैट 2 बार आप मॉर्गेज नहीं कर सकते unless and until the lien of the first company, that is मुंबई बैंक का हटता नहीं है, तब तक वो कोई और मॉर्गेज पे नहीं देगा आपको, राइट? Either we can take NOC from the bank. एनओसी आप ले सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कोई बैंक अग्री करेगा कि किसी और का उसके ऊपर लीन है और वो भी उसी के ऊपर आपको लोन देगा. इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द सोसाइटी, तो आप उसको कैसे सेल करोगे, ऑक्शन करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. Because the question इसका ऐसा है, नहीं विश्वजीत, आई थिंक सो व्हाट इज द क्वेश्चन इज कि यूजुअली जनरली ये, संजय जी आप भी आंसर दे सकते हैं इसका, कि इस क्वेश्चन ये है कि अगर एक ऑलरेडी लियन है, जैसे कि डेवलपर भी करते हैं, सोसाइटी ने भी वैसे ही लियन करके फ्लैट्स अभी वो लियन किया है, मतलब जो सेल एरिया है वो लियन हो चुके हैं, एंड उसके अलावा भी जो अगर दूसरा कोई अभी सेल होता है फ्लैट, तो वापस वो नई बैंक भी है वो भी लियन मांगेगी, तो मुंबई बैंक उसमें मतलब जो ओल्ड बैंक है जिसने लोन दिया हुआ है प्रोजेक्ट के लिए, वो उसमें एनओसी देती है कि नहीं देती है? बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन. तो इसमें जैसे नॉर्मल डेवलपर, सॉरी शुड आई आंसर? यस यू कैन आंसर. तो नॉर्मली जैसे डेवलपर मॉडल, जब डेवलपर भी अगर कोई प्रोजेक्ट करता है तो उसमें भी वो भी प्रोजेक्ट फंडिंग रेज करता है, सो तो पूरा प्रोसेस वही सेम फॉलो होगा. इसमें मुंबई बैंक ने प्रोजेक्ट फंडिंग दिया हुआ है, सो मुंबई बैंक विल टेक एन एश्योरेंस फ्रॉम द जो नया सेलर है, उसका जो बैंकर है, उससे वो
एश्योरेंस लेता है कि जो भी वो पेमेंट करेगा वो मुंबई बैंक के एस्क्रो अकाउंट में करेगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही इशू, मुंबई बैंक एक कंडीशनल एनओसी इशू करता है कि भाई ये सारा पेमेंट अगर हमारे पास आता है तो हमारी ये कंसेंट है कि आप इस फ्लैट को आप मॉर्गेज कर सकते हो. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. Yes. Okay, yeah, thank you very much. एक my friend कपिल बख्शी, उनका एक सवाल है, I'll answer that. Can allotment of flats to investor done before CC? Basically investor आता है, वो allotment मतलब he is charging on that part of that flat, जो क्वेश्चन का आंसर था उसमें. सो वी आर नॉट गोइंग विद देम विद कि रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, उनको सेल नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली दिस कैन हैपन एज एन इन्वेस्टर. वो इन्वेस्टर करके आते हैं, तो दिस इज अलाउड एज पर द पॉलिसी ऑल्सो, एंड इन्वेस्टर कैन कम इन टू द पिक्चर विथ फ्लैट का जो है, तो दैट कैन बी हैपन. तो वो चीज कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन रेरा रजिस्ट्रेशन, वहां पे नहीं हो रहा है, एंड दिस इज नॉट अ सेल. बेसिकली दिस इज नॉट अ सेल, इट इज एन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट. So basically this question will not, so यहाँ पे हो सकता है, मतलब this is the answer basically. प्राइस ऑफ द बुक बहुत लोगों ने पूछा है, तो आई विल जस्ट क्लैरिफाई दैट कि पोस्ट लॉकडाउन विल रिलीज दैट प्राइस, बट इट इज प्राइस इज अवेलेबल. उसका जो मैटर है वो बहुत टाइम से लेके वी हैव थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ थ्रू ऑल दिस पैनल्स एंड इनका सबका साथ मिलके इसमें बनाया गया है, इसका निचोड़ डाला है, एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आए उसके लिए है. तो इसका प्राइस इज वेरी इनवैल्यूएबल, बट वील मेक इट अ वेरी कि आपको ये यूज हो, एंड यू कैन रेफर दैट as a refer book to you, and उसके लिए आपको बहुत काम आएगा. So we'll make it a very reasonable one. So don't worry about the price. ये 5-10 हजार का नहीं होने वाला है. So it's a very reasonable price. So don't worry for that. Okay. Yes. So I think it's gone. So 6:40 we are already done. So everybody, thank you. Anybody can want to say the last few things. Some इसको close करने के लिए I अगर कुछ wanted to apologize for my connectivity issues. Yes, I'm having a okay. bad internet day today, so really couldn't answer your questions. I'm really sorry. I'll just comment in yes, few seconds that basically like a few months ago when we started working with ToughCons for finance and other things, the kind of the detailed workings which Nayan Bhai, Nupur and all these guys are doing, that really gives a confidence to any sort of investor or like person like that. So that really is something which is unique, that the kind of perfection which you carry, okay, that's what transpires the kind of confidence in the minds of investors. तो क्या आपका बाकी का काम बहुत easy और एकदम smooth हो जाता है. So that's what I think, like you should you are doing good work and you should continue with that sort of. Thank you. Thank you very much. Thank you, Jayesh bhai, and thank you Vishwajit, thank you Devanshi, thank you Sanjay bhai, thank you Jayesh Gogri, CA Jayesh Gogri, and thank you Nupur for already connecting, and everybody who all out there, ये सब देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच. आप अपने जो भी है फीडबैक आपको भेजते जाइए, हम बेटर से बेटर आपको देने की कोशिश करेंगे. एंड दिस सीरीज विल नॉट एंड हियर, विल स्टार्ट, कुछ ना कुछ नया लेते आएंगे. ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड कि हम स्टॉल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, ये स्टॉल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर हम 3 दिन का सीरीज लेके आ रहे हैं, 28 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई, एंड वी विल गिव अगेन अ न्यू लुक टू दैट ऑल स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टॉल्ड हो चुके हैं, एंड उनको कैसे रिवाइव करना है. सो वी विल गो थ्रू दैट एंड विल हैव दैट प्रोसीजर कि बहुत से लोग इसमें जो फंसे हुए हैं वो ये ना हो, और इसीलिए सेल्फ डेवलपमेंट की बात की गई कि ये वापस और कोई ना फंसे, मतलब जिनको कैंसर हो चुका है वो तो हो चुका है, बट बाकी लोगों को कैंसर ना हो, इसके लिए ये सेल्फ डेवलपमेंट एक कंसेप्ट ऑलरेडी वी हैव बीन पुटिंग अप हियर. So this is what my message to you everybody. So stay at home, stay safe. Yes, Nupur, you can carry on. Yeah. Thank you. Yes. Thank you everyone for tuning in today. आप हमें फॉलो कीजिए, एंड अगला जो वेबिनार है वो सेम लिंक पे होगा, जो लिंक्स आपके पास है आज के लिए, इट्स कमिंग ऑन द सेम लिंक. कीप ऑन फॉलोइंग अ ग्रुप, हम अपडेट डालते रहेंगे रिगार्डिंग आगे आने वाले वेबिनार्स. थैंक यू सो मच.